आप सुन रहे हैं कहानी बेइंतहा सफ़र इश्क का भाग 48। बहुत सस्पेंस हो गया। अब तो प्लीज़ बता दो कि ये सब करके क्या करना चाहते हो। मतलब सोच सोच के मेरे दिमाग के उर्जे पुर्जे ढीले हो गए कि आखिर उन गुंडों तक खाना पहुंचाकर किस तरह से समस्या हल हो गई। ब्रिज जिस परेशान हालत में अरुण से पूछ रहे थे, वहीं अरुण सहजता से मुस्कुराते हुए उनकी ओर देख रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा। 2 दिन से उन गुंडों को खाना पहुंचाया जा रहा है। वैसे वो गेट तो उन लोगों ने बंद कर दिया, लेकिन कब तक? अच्छा पीएम, आपने कभी सांप सीढ़ी खेली है? हाँ, बचपन में, पर अभी क्यों पूछा? अच्छा, उसमें क्या होता है, जब लगातार सीढ़ी मिलती रहती है तो मन से सांप का डर भी निकल जाता है और तभी अचानक से सांप डस लेता है और सीढ़ी सीधे सांप के दुम में आके गिरते हैं। मतलब अभी भी उछले हुए लग रहे थे। मतलब साफ है, उन गुंडों को खाना मिल रहा है तो उन्हें सांप का डर नहीं, लेकिन सांप तो है ना, वो समय पे अपना काम भी करेगा। इतना कॉम्प्लेक्स सवाल तो मैंने अपनी बोर्ड की परीक्षा में भी नहीं पाया था। प्लीज जरा आसान भाषा में समझाओ ना। देखिए, उन गुंडों को खाना मिलने लगा है तो उनका मजदूरों पर से ध्यान हट गया और गेट भी दूसरी तरफ हो गया। ऐसे ही कुछ दिन तक उन तक खाना पहुंचता रहेगा और फिर बिना किसी बाधा के मजदूर वहां से आते जाते रहेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वे गुंडे सुधर गए। वे कभी न कभी जरूर फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इसलिए बस कुछ दिन बाद आप कमिश्नर से कहकर उस जगह पर रेड पड़वा दीजिएगा। गुंडे जेल के अंदर और समस्या हमेशा के लिए खत्म। इससे उन गुंडों को कतई नहीं लगेगा कि हमारी या मजदूरों की ओर से उनको ये प्रॉब्लम दी गई है। खाना मजदूरों की ओर से आ रहा है और वे उनकी ओर से पॉजिटिव बने रहेंगे। अरुण के चुप होने पर भी ब्रिज अवाक से उसे कुछ पल तक देखते रहे, जिससे अरुण आगे कहता है, उसके बाद उस खाली प्लॉट को उसके ओनर से खरीद कर उसमें उन मजदूरों के लिए एक और घनश्याम कॉलोनी बनवा देंगे, जहां उनका परिवार हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। अब ब्रिज होश में आते एकदम से छोटे बच्चे की तरह ताली बजा उठे। मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं इस बेजोड़ आइडिया के लिए। वे अवाक अरुण को देखते हुए कह रहे थे, आज तो सच में दिल से सर कहने का दिल चाह रहा है। यू आर जीनियस सर। आप कल ही मिल शुरू करने की ऑफिशियल नोटिस जारी कर दें। यहाँ सब ठीक हो जाए तो मुझे लौटना भी है। बिल्कुल, क्यों नहीं। ब्रिज अपनी बात कहकर चले गए, पर अरुण सोफे से गर्दन सटाकर उस सूरत का इंतखाब करने लगा जिसे उसने पिछले 2 दिन से नहीं देखा था। वे आंखें बंद किए हौले से मुस्कुरा लेता है। स्टेला रात 10 बजे की स्पेशल न्यूज की तैयारी लैपटॉप पकड़ती खुद में बुदबुदा रही थी। सारी रिपोर्ट तैयार है। मैंने ऐसा कहानी का एंगल मोड़ा है कि दुनिया अब मेरे चश्मे से सारा मामला देखेगी। दीवान परिवार और राय परिवार की दुश्मनी की आंच को यूं ही धीरे धीरे भड़काना है और दुनिया के सामने सारा का सारा एंगल प्रेम में हारे हुए प्रेमी की ओर मोड़ दूंगी। सबूत के तौर पे दुनिया देखेगी कि किस तरह एक समय पर बिजनेस में एक छत्र राज करने वाले राय दीवान के आगे किस तरह झुक गए और अब वही इतिहास दोबारा दोहराया जा रहा है। लगातार दीवान के शेयर गिर रहे हैं और वही राय इंडस्ट्री के शेयर बढ़ रहे हैं। गजब की खोज की है तुमने स्टेला। चलो इस सनसनी की तैयारी में थोड़ा कूल हो लेती हूँ। वह लैपटॉप को स्लीप मोड में रखकर शावर लेने चली जाती है। अभी कुछ देर वह ठंडे पानी के नीचे अपने जिस्म को ठंडा कर ही रही थी, तभी उसे कुछ आहट हुई तो वह बाथरोब पहने बाहर आकर देखने लगी और अगले पल उसकी नजरों के सामने जो दृश्य था उसे देखते उसके होश ही उड़ गए। वह अपने एक ऐसे फ्लैट में थी जिसकी जानकारी कुछ ज्यादा ही लोगों को नहीं थी। फिर भी इस समय उसके अलावा वहां एक अनजान शख्स मौजूद था जो उसके ही लैपटॉप से छेड़छाड़ कर रहा था। कौन हो तुम और अंदर कैसे आए और मेरे लैपटॉप के साथ तुम क्या कर रहे हो? वे चीखती हुई उसकी ओर बढ़ ही रही थी कि कमरे के दूसरी ओर से आवाज सुनाई पड़ती। इतने सारे सवाल एक साथ पूछोगी तो उनके जवाब के लिए कुछ पल रुकना भी तो होगा। वे आवाज की दिशा की ओर अंधेरे में देखती है, जहां लाइटर के घिस की आवाज के साथ एक चिंगारी फूटती है और उस क्षणिक रोशनी में जो शख्स उसे दिखता है उसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। तुम? अब प्लीज फिर वही रिपीटेड सवाल मत पूछना। स्टेला घबरा कर झट से पास का लैंप जला लेती है। उस रोशनी में अब उसके आसपास का नजारा और भी साफ हो जाता है। उस वक्त रंजीत और उस अजनबी के अलावा 2-3 लोग और थे जिन्होंने काले रंग के 2 पीस सूट पहन रखे थे और उनके हाथों में पिस्तौल चमक रही थी।
रंजीत सिगरेट का धुआं फेंकता हुआ स्टेला की ओर बिना देखे हुए कहता है, तुम कब आए और कैसे आए, इस तरह के फालतू के सवाल से मेरा समय बिल्कुल खराब मत करना। बस जो कहूँगा वही करना होगा तुम्हें। क्या चाहिए तुम्हें? वो तो बिल्कुल नहीं चाहिए जो तुम हर किसी को बांटती फिरती हो। फिलहाल जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम्हारी रिपोर्ट मुझे पसंद नहीं आई, इसलिए मेरा आदमी उसमें थोड़ी फेरबदल कर रहा है। बस उस रिपोर्ट को जस का तज आज का सुना देना और तुम्हारा काम खत्म। ओह, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इन चमचों को देखकर मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगी? पिछली बार तुम देख चुकी हो कि मैं अकेला ही तुम्हारे लिए काफी था। और रही बात इनकी, तुम इन्हें मेरे पास रहने की आदत है। फिलहाल तुम इस बात पर ध्यान मत दो। फिलहाल इस बात पर ध्यान दो जो मैंने कहा है, क्योंकि मुझे ओवर स्मार्ट लोग कतई पसंद नहीं है। स्टेला समझ गई थी कि उस वक्त वह कुछ नहीं कर सकती थी, इससे बुरा सा मुंह बनाती हुई अन्यत्र देखने लगी। मैं नहीं चाहता कि जिस जिस्म को तुम सुगंध से नहला कर आई हो उसे कोई कचरे के पास लवारिस पड़ा हुआ पाए और तुम्हारे नर्म नर्म जिसको कुत्ते बुरी तरह से नोचे। जिस कड़क लहजे से रंजीत अपनी बात कहता है, उसे सुनते अब सच में स्टेला के चेहरे में डर दिखाई देने लगा था। चलो, तुम्हारे स्पेशल शो का टाइम हो गया, तो मिलते हैं स्क्रीन में आमने सामने, कहता हुआ रंजीत सिगरेट को उसके सोफे के हैंडल में बुझाते हुए वहां से निकलने लगता है। स्टेला चुपचाप ये होता हुआ देख रही थी। रंजीत के जाते उसके बॉडीगार्ड और डाटाबेस स्पेशलिस्ट व्यक्ति भी साथ में निकल जाते हैं और स्टेला दांत पीसती हुई उन्हें जाती देखती हुई वापस अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ मुड़ जाती है और अगले ही पल तैयार होती तेजी से लैपटॉप लिए वे अपने फ्लैट से निकल रही थी। बाहर आते उसे दरवाजे पे अपने सिक्योरिटी गार्ड दिखता है, जो स्टेला को देखते तुरंत उसे सलाम ठोकता है, पर उसे देखते ही स्टेला गुस्से में भरपूर तमाचा उसे लगा देती है और फिर आगे बढ़ जाती है। वे अपने गाल पर हाथ रखे हुए अवाक उसे जाता हुआ देखता रहा। दिन ढलने के साथ आज उजला का मन भी लगातार डूबता जा रहा था। विवेक तो चला गया, पर ढेर तूफान उसके मन में छोड़ गया। मेनका और विवेक का कैसा रिश्ता है वह समझ चुकी थी, पर जो मेनका उसे नहीं देख पा रही थी वो था विवेक का चालबाज चेहरा। आखिर कैसे वह उसका सच सबसे कह सकती है और क्यों कोई उस पर विश्वास करेगा? उसका मन हो रहा था काश इस वक्त अरुण वहां होता तो वह सब कुछ उसे कह देती, फिर चाहे उसके बाद से उसे ये घर सदा के लिए छोड़ना पड़ता, उसे वो भी मंजूर था। पर मेनका के साथ जो होने वाला था ये अनाचार वे कैसे देख सकती थी? ये सोचते सोचते उसका मन बेचैन हुआ जा रहा था। कहीं उसका मन नहीं लग रहा था। कभी उठकर टहलने लगती तो कभी बैठ जाती। इसी उलझन में वह क्षितिज का ध्यान भी नहीं रख पाई। वैसे भी उस फोन कॉल के बाद से भूमि संस्था में कुछ ज्यादा ही खोजबीन में व्यस्त हो गई थी। ये बात अलग थी कि उन शातिर लोगों को वे अभी तक पकड़ नहीं पाई थी। इधर सबकी नामौजूदगी का फायदा उठाकर क्षितिज अपनी ही मस्ती में लगा था। वह फाउंटेन में पैर डुबाए आइसक्रीम खा रहा था। बडी भी वहीं उसके आसपास था, जो बार बार क्षितिज का पैर अपने मुंह में दबाए उसे नीचे खींच लेता था, जिसका साफ मतलब था कि वो उसे फाउंटेन के पास से हटाना चाहता था। कि एक तरफ क्षितिज भीग रहा है तो दूसरी तरफ आइसक्रीम खा रहा है। बडी जब बहुत देर तक क्षितिज को नहीं उठा पाया तो दौड़ता हुआ मेंशन के अंदर चला गया और सीधे उजला के पास जाकर उसकी साड़ी का पल्लू खींचकर उसे अपने साथ ले जाने लगा। उजला पहले तो उसकी इस हरकत को नहीं समझ पाई, तभी काका की आवाज उसे मिली। कहाँ हो बिटिया, जल्दी आओ, ये देखो क्षितिज बाबा क्या कर रहे हैं। ये सुनते उजला तुरंत दौड़ती हुई बाहर की ओर भागी और वाकई क्षितिज को हरकत देख वह हैरान रह गई। ये क्या कर रहे हो? ऐसे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तुरंत ही उसे फाउंटेन से हटाती हुई उसे गोद में ले लेती है। क्यों कर रहे थे ऐसा? वो देखो आंटी, कहता हुआ क्षितिज आसमान की ओर इशारा करता हुआ कहता है। आज ये मून देखकर मेरा मून के साथ आइसक्रीम खाने का मन हो रहा था। मेरी आइसक्रीम और मून दोनों वाइट वाइट है ना? अपने हाथ की आइसक्रीम को दिखाता हुआ क्षितिज कहता है। उजला भी आसमान की ओर देखती है। आज की रात पूनम की थी और चांद अपने पूरे शबाब में था, पर उजला के मन में तो घंघोर अमावस छाया हुआ था। वो उदासी से उस चांद को कुछ पल तक देखती रही। बड़ी भी उजला के आसपास घूमता हुआ चक्कर लगाने लगा, जैसे उसे उसकी उदासी से निकालना चाहता हो। आंटी, आप रो रही हो? क्षितिज उजला का चेहरा अपनी नन्ही हथेली के बीच लेता हुआ दिखता है।
लगातार चांद को देखने से या मन की गहराई में उतरने से उसका मन भर गया था। उजला जल्दी से अपने मनोभावों को नियंत्रण करती हुई उसे अंदर चल के ले जाती है। अब बड़ी उस हिस्से में अकेला बैठा उन दोनों को जाते हुए देखता रहा। कमरे में ले जाकर उजला क्षितिज को सुलाने की कोशिश करती हुई उसके बगल में बैठी उसका सर हौले हौले सहला रही थी। आंटी, आज आप इतनी सैड क्यों हो? इस पर उजला हौले से मुस्कुरा देती है। अच्छा, जब चाचू मेरे लिए चॉकलेट लाएंगे ना तो उनमें से मैं आपको दे दूंगा। तो कब आ रहे हैं तुम्हारे चाचू? मैंने उनको फ़ोन किया था पर मेरे चाचू भी ना फ़ोन उठाते ही नहीं। फिर मैंने दूसरे अंकल को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि चाचू कल आ जाएंगे। हुर्रे, फिर मुझे मेरी पसंद की चॉकलेट भी मिलेगी। क्षितिज का मुस्कुराता चेहरा सहलाती हुई उजला मन ही मन अपनी उदासी पी जाती है। आंटी, आज कोई गाना सुनाओ ना। नहीं क्षितिज, फिर कभी, प्लीज़ आंटी। क्षितिज की भोली जिद पर उजला को माननी पड़ी। उस पल उसके मन में क्या बीत रही थी ये तो बस उसके मन को खबर थी। उसी उदासी आंखों में वो कांच की बड़ी सी खिड़की के पार के उजले चांद को देखती गुनगुनाने लगी थी। चंदा हूँ चंदा, किसने चुराई तेरी मेरी नींद, जागी सारी नैना तेरी मेरी नैना, तेरी और मेरी एक कहानी, अब दोनों की कदर किसी ने न जानी। तेरी और मेरी एक कहानी, हम दोनों की कदर किसी ने न जानी। साथ ही अंधेरा जिस तेरा और मेरा, जाके सारी रहना तेरी मेरी नैना, चंदा ओ चंदा ओ चंदा, किसने चुराई तेरी मेरी नींद, जाके सारी रहना तेरी मेरी नैना। क्षितिज कब का सो चुका था। उजला गुनगुनाती हुई भरी आंखों से अभी भी उस चांद को अपनी उदास आंखों से देख रही थी, जबकि दूसरी ओर आज अरुण का मन भी बेचैन हुआ जा रहा था। उसकी आंखों में भी नींद का कतरा तक नहीं था। वह सीने में हाथ बांधे जाने कब से आसमान की ओर उस चांद को निहार रहा था। एक रात और ढेरों मनों में अलग अलग उलझन। जहां अरुण के हिसाब से सब कुछ ठीक हो गया था, फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज उसका मन इतना बेचैन क्यों हुआ जा रहा है। वह लॉन में टहलता हुआ बार बार सोने आसमान के तन्हा चांद को देख लेता और एक गहरा उच्छ्वास छोड़ देता। वहीं उजला क्षितिज को सुलाने के बाद फिर से बाहर लॉन तक आ गई, जहां उस अकेली रात का तन्हा चांद जैसे उसकी ही राह देख रहा था। उस वक्त उसका साथ देने बड़ी भी वहीं मौजूद था। वो उसके आसपास घूमता, कभी उसके पैरों को छूता हुआ बगल से निकल जाता तो कभी बैठा उसे इधर उधर टहलते हुए गर्दन घुमाते हुए देखता रहा। फिर वह ऊपर आसमान की ओर गर्दन उठाए हुए कूं कूं करने लगा, जैसे अपनी ही भाषा में वो कुछ कह रहा हो। पर उजला का ध्यान उस पर बिल्कुल नहीं था। वह कोने की बेंच पर घुटनों पर सर रखे देर तक वहीं बैठी रही। वह बड़ी एक छलांग में बैठकर एक नज़र उसे देखने लगी। उसे एक नज़र देखकर वह अपने कमरे में चली जाती है। इधर रंजीत ने न्यूज़ में जो चेंजेस किए थे उसके हिसाब से उसका नाम पूरी तरह से गायब था। दीवान परिवार के गिरते ग्राफ पर पूरी रिपोर्ट थी। ये देखते स्टेला बुरी तरह से बिफरी हुई रिपोर्ट को घूरती हुई बुदबुदाती है। तुम क्या सोचते हो, तुम डिलीट करके पूरी रिपोर्ट बदल सकते हो? ये मैं हूँ स्टेला, सब मेरे दिमाग में रहता है। अब देखना, तुम आमने सामने स्क्रीन में बैठकर मैं पूरी रिपोर्ट जस की तस अपनी तरह से रखूंगी। गुस्से में दांत भींचती हुई न्यूज़ रूम की तरफ चल देती है और 10 बजने से कुछ मिनट पहले मेकअप आर्टिस्ट उसके चेहरे पर टचअप करता हुआ जैसे ही हटता है, स्टेला टेक्नीशियन को संकेत करती है और अपने बॉडी में लगे माइक्रो कॉलर फोन को चेक करती हुई अपने स्थान की ओर बढ़ जाती है। हेडलाइन के बाद से वे अपनी स्लाइड प्रेजेंस करती हुई रिपोर्ट पढ़ने लगती है कि 2 बिजनेसमैन की लड़ाई कैसे किसी का बिछड़ा हुआ जुनून है। वे भूमि और रंजीत की पुरानी तस्वीर भी स्क्रीन में दिखाने लगती है। इसी वक्त समंदर के पास अपना अगला कंसाइनमेंट लेता हुआ रंजीत इस न्यूज़ को लाइव देख रहा था। मोबाइल की स्क्रीन को देखते देखते उसकी आंखें क्रोध से यूं जल उठी मानो पल में सारे जहां को जलाकर राख कर देगी। सेल्विन कुछ और आदमियों के साथ समंदर के किनारे खड़ा था और शराब की पेटियां लगातार बोट से लेकर वे सभी आदमी एक ट्रक में रखते जा रहे थे, जिन्हें अभी कुछ देर में वे शहर के स्टोर में पहुंचा देते। फिर वे अवैध शराब सारे गुजरात में अवैध रूप से सभी के लिए उपलब्ध हो जाती। रंजीत उनसे कुछ दूर एक खुली जीप में था और बेहद तने हुए हाव भाव से स्क्रीन को देख रहा था।
उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि इतना सब होने पे भी स्टेला उसकी बात मानने से इनकार कर देगी और जिस रिपोर्ट को उसने डिलीट करवा दिया था उसे ही वे ऑन स्क्रीन कर देगी। क्रोध में उसके जबड़े की मांसपेशियां तन गईं और वह तुरंत उठकर समंदर के तट के उस हिस्से पर पहुंच गया जहां शराब अब ट्रक में लोड हो चुकी थी और सेल्विन बोट को वापस जाने का संकेत करके ट्रक के ड्राइवर को खड़ा कुछ समझा रहा था। रंजीत तेज कदमों से सीधे आता ट्रक के पीछे के हिस्से की ओर खड़ा था। जब तक सेल्विन और बाकी के लोग मामला समझते, रंजीत एक पेटी को उठाकर उस ट्रक पर तेजी से दे मारता है और पल में जलते हुए राइटर को उस ओर फेंक देता है। टूटी हुई शराब की बोतल से वे आग कुछ सेकंड में ही एक आग के गोले का रूप ले लेती है। बाकी सभी लोग इस दृश्य को देखते रह गए। ट्रक तेजी से जल रहा था और सभी उस जलते अंगारे को आंखें फाड़े देखते रह गए। वे आग का गोला दूर से ही अब सबकी नजरों में आ गया था, जिसे उस स्थान में दूर खड़े लोग तेजी से उस ओर भागते हुए आने लगते हैं। लोगों को उस ओर आते देख सेल्विन बाकी सभी को जाने का इशारा करते रंजीत की ओर भागता हुआ आता है। वह भी आक्रोश में उस जलते अंगारे को घूरता हुआ खड़ा था और वह भी धूं धूं करता हुआ जल रहा था। वह रंजीत को अपने साथ लिए तुरंत वहां से निकलने लगता है। वे वहां से निकलते हुए कभी रंजीत के क्रोध में जलती हुई नजरों को देखता है तो कभी उन चलते हुए ट्रक को, जो इस वक्त जलते हुए अंगारों में तब्दील हो चुका था। जीप सेल्विन ड्राइव कर रहा था और रंजीत उसकी बगल की सीट पर बैठा था। सेल्विन अभी तक समझ नहीं पाया कि आखिर रंजीत ने ऐसा किया क्यों उसने अपने खुद का इतना बड़ा नुकसान कर डाला। वह चाहकर भी उससे पूछने की हिम्मत नहीं कर सका। तभी उसकी निगाह रंजीत के हाथ में पकड़े मोबाइल की स्क्रीन की ओर जाती है, जहां रात 10 बजे की न्यूज़ को बंद करके इस अग्निकांड की लाइव फुटेज दिखाई जा रही थी। अब हेडलाइन में उस जलते हुए अनजान ट्रक का जिक्र था, जो उसमें लोडेड शराब की बोतलों को भी और उससे अनभूला सवाल कि किसने शराब के भरे ट्रक में आग लगा दी। ये रात जो मेनका के लिए सपनों की रात थी, तो ही वही विवेक उस अंधेरे कमरे में फर्श पर बैठा अपनी ही परछाई को घूर रहा था, जैसे खुद को ही पहचानने की कोशिश कर रहा हो। उसके हाव भाव पूरी तरह से सपाट बने हुए थे। उसने अभी कुछ देर पहले ही अपनी बहन को किसी तरह से खाना खिलाकर शांत करके बिस्तर पर सुलाया था और खुद उसके पैताने बैठा शून्य में ताकता रहा। स्टेला बुरी तरह से स्क्रीन को घूर रही थी, क्योंकि उसकी चलाई न्यूज़ छोड़कर एडिटर लाइव हत्या अग्निकांड की न्यूज़ को ऑन एयर किए हुआ था। स्टेला, इस तरह मुंह लटकाने से क्या होगा? तुम अपनी न्यूज़ कल भी दिखा सकती हो, और ये बिजनेसमैन लोगों की लड़ाई कोई 1 मिनट में खत्म नहीं होती। कल नए क्लू के साथ पेश कर देना। ठीक है, अपने फार्म हाउस की चाबी दो। एडिटर को हल्की नजर से देखती हुई स्टेला कहती है। लाओ। क्यों? मेरा तुम्हारे संग कोई रंगरेली बनाने का कोई प्रोग्राम नहीं है, बस आज रात अपने फ्लैट में नहीं जाना। स्टेला, तुम्हारे पास अपने कम फ्लैट है क्या? किसी दूसरे में चली जाओ। तुम्हें पता है तुम्हारे वहां जाने से मेरी पत्नी को पता चल ही जाता है और फिर कोई प्रॉब्लम मेरे लिए खड़ी हो जाएगी। ओह, स्टेला संग जब निजी वक्त बिताना था तब तो चाबी हाथ में ही रहती थी, और आज वजह पूछी जा रही है। सुनो एडिटर, ये बात तुम कभी मत भूलना कि तुम भी मेरी मुट्ठी में हो और जो चाहूंगी वो मैं करूंगी तुम्हारे साथ। एडिटर तने हुए हाव भाव में उसे देखता हुआ पॉकेट से चाबी निकाल कर उसे दे देता है और वह चाबी हवा में उछालती हुई लिए वहां से निकल जाती है। स्टेला अपने पार्किंग एरिया में अपनी कार का की लॉक खोलती हुई जैसे ही बैठती है, उसी के साथ उसके बगल का दरवाजा भी बंद हो जाता है। वहां क्या हुआ इसके साथ समझती उससे पहले ही उसकी गर्दन पर रंजीत का हाथ कसने लगा और वे फटी हुई आंखों से उसे देखती रह गई। मैंने मना किया था कि मुझे ओवर स्मार्ट लोग कतई पसंद नहीं। अब तुम्हारा जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे अपना इतना बड़ा नुकसान करना पड़ा ताकि तुम्हारी लाइव न्यूज़ को मैं रोक सकूं। लेकिन अब मेरी समझ में आ रहा है कि मुझे न्यूज़ को नहीं बल्कि तुम्हें रोकना पड़ेगा। रंजीत का हाथ उसकी गर्दन पर कसता रहा और वह घुटी हुई आवाज में बेकसी से उसे देखती रही। जो जगह न्यूज़ का पार्किंग एरिया था वहां स्टेला आई तो अपनी कार लेनी थी, पर उस वक्त रंजीत के पंजों में दबी बुरी तरह से फड़फड़ा रही थी। रंजीत चाहता था उसे अपने पंजे पे बंधन को पल में कस देता, लेकिन उस वक्त उसका दबाव बनाए हुए था। बस स्टेला के चेहरे के पास आता हुआ कहता है,
इससे समझ तो आ गया होगा कि तुम दुनिया के किसी भी कोने में चली जाओ, तो मेरी पकड़ से तुम बच नहीं सकती। मन तो कर रहा है इसी वक्त तुम्हारी गर्दन मरोड़ कर रख दूं, और तुमने जो किया है उसे समेटने का एक आखिरी मौका तो देना बनता है। स्टेला की आंखें फैलकर चौड़ी हो गई थी, उसकी सांसें जैसे हलक में अटकी रह गईं। इस दर्द और तड़प से वह पैर पटक रही थी और अपने दोनों हाथों से रंजीत का बंधन खोलने की बेवजह की कोशिश कर रही थी। जो तुमने जरूरत की है उसकी क्या सजा दूं? तुम्हारे जिस्म में जलता हुआ तेल डलवा दूं, या तुम्हारे शरीर पर जहरीली चींटियों और बिच्छुओं को छोड़ दूं, या किसी चूहों वाले बॉक्स में बंद कर दो तुम्हें? समझ नहीं आ रहा कि क्या सजा दूं। रंजीत की पकड़ में अभी तक स्टेला की गर्दन थी और वह बुरी तरह से तड़प रही थी, जैसे अब बस हलक में उसकी जान अटकी रह गई हो। गुस्से में रंजीत की आंखें अंगार हो उठी थी। गुस्से में उसके जबड़ों में कसाव आ गया था। मेरे मना करने के बावजूद तुमने वो रिपोर्ट अपनी तरह से ऑन एयर किया, लेकिन अब तुम उसे वापस लेकर छुट्टी पर जाओगी। अब से दोबारा तुम मुझे नजर आई तो तुम्हारा ऐसा हश्र करूंगा कि अपने चेहरे को भी देखने की हिम्मत नहीं कर पाओगी। बेहद आक्रोश से वैसे पीछे की ओर ढकेलता हुआ कार से उतर जाता है। कार के बाहर उसे घेरे हुए उसके बॉडीगार्ड और सेल्वन खड़ा था, जो रंजीत के वहां से बाहर निकलते उसके पीछे पीछे चल देते हैं। अपनी कार में ही बंद स्टेला अभी तक खुद को संभालने की कोशिश करती तेज तेज सांस ले रही थी। अभी तक जो उसके साथ हुआ वो उसके लिए किसी डरावने अनुभव से कम नहीं था। रंजीत के जाते वे अब कुछ देर खुद को संभाल लेती है तो झट से कार से उतर कर ऑफिस की ओर भागती है। एडिटर अपने चैम्बर में बैठा था, तब स्टेला हड़बड़ाती हुई उसके सामने खड़ी हुई कह रही थी, वो जानवर है, वो मुझे मार देगा। मैं मरना नहीं चाहती, लेकिन मेरी जान खतरे में है। एकदम से स्टेला के आते एडिटर जब तक बात समझता उससे पहले स्टेला उसके पास आती उसके गिरेबान को पकड़ती हुई चीख रही थी, तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? वो यहाँ तक आ पहुंचा, कैसे आया? बिना कोड स्कैन किए कोई मीडिया हाउस में कदम नहीं रख सकता, अब वो पार्किंग तक आ गया। ये क्या पागलपन है, छोड़ो मुझे। झटके से खुद को छुड़ाते हुए एडिटर भी उसी तरह चीखा, किसकी बात कर रही हो? कौन आ गया? रंजीत कुमार। दहशत से भरी हुई स्टेला उसका नाम लेते अपने आसपास यूं देखने लगी जैसे उसका नाम लेने भर से वे वहां आ जाएगा। रंजीत राय? उसकी बात कर रही हो? वो कहाँ मिला तुम्हें? वो राक्षस है, कभी भी किसी वक्त भी आ जाता है। दांत पीसती हुई वो बोलती है, तुम तो फार्म हाउस जा रही थी, वे वापस क्यों आई? मुझे अब ऐसी जगह जाना होगा जहाँ वो मुझे ढूंढ ना पाए। अब ऐसी कौन सी जगह होगी? घबराई हुई स्टेला खुद से बोल रही थी, लेकिन अब मुझे कहीं तो जाना होगा। वे अगली बार मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। इसके लिए मुझे बहुत सारे रुपयों की जरूरत होगी जो तुम और आकाश दीवान मुझे देंगे। स्टेला को इस तरह खुद से बोलते देख एडिटर गुस्से से उसे देखता रहा। जो रात कितनों के लिए दर्द तो कहीं दहशत से गुजर गई, वही रात मेनका के लिए सपनों की थी, जिसे मन ही मन बुनती वे अपनी सपनी दुनिया में खो गई थी। सुबह कॉल से ही उसकी नींद टूटी। वे बिना आँख खोले मोबाइल को ऑन करती पूछती, कौन? तुम्हारा सपना। आँख खोलकर मुझे हकीकत बना लो। एकदम से आवाज़ सुनते वे बिस्तर में उठकर बैठ गई। विवेक, तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारा ही सपना देख रही थी? वे भोली सी आवाज़ में पूछती है। क्योंकि वही सपना मैं भी देख रहा हूँ, जिसे आज मैं हकीकत का जामा बना लेना चाहता हूँ। और वो कैसे? बस तुरंत मेरे पास आ जाओ, वही जहाँ हम हमेशा मिलते हैं, लेकिन सुबह सुबह। हाँ, क्योंकि सुबह का सपना सच होता है ना। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, बस तुम आ जाओ। इससे पहले कि मेनका और कुछ कहती विवेक बाय कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। विवेक क्या सोच रहा था मेनका नहीं जानती थी, पर मेनका की यह हालत थी कि वह इस वक्त विवेक के प्रेम में इस तरह ग्रस्त थी कि उसके सिवा कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। वह मुस्कुराती हुई बिस्तर छोड़कर तैयार होने चल देती है। मिस्टर ब्रिज और अरुण साथ में ही थे और फैक्ट्री पर कुछ डिस्कस कर रहे थे। अरुण सारी टेक्निकल चीजें क्लियर करने की बात कहता है। अब यहाँ सब कुछ ठीक हो गया है तो मैं सोचता हूँ कि मुझे वापस निकल जाना चाहिए। हाँ, वैसे तो सब क्लियर हो गया है। अभी वे बात कर ही रहे थे तभी लोकल मैनेजर उनके पास आता हुआ कहता है, सर कुछ मजदूर आए हैं आपसे मिलने। अरुण और मिस्टर ब्रिज अब साथ में उसे देखते हैं। ब्रिज उससे पूछते हैं, क्यों? फैक्ट्री को स्टार्ट करने का तो नोटिस जारी कर दिया गया है ना? जी सर, उसी बात से मजदूर बहुत खुश हैं कि उनकी समस्या हल हो गई है
और आज से फैक्ट्री भी शुरू हो रही है, इसलिए वे चाहते थे कि अगर आपकी परमिशन हो तो वहाँ वे रामचरितमानस का पाठ कराकर काम स्टार्ट कर सकते हैं। इस बात से अब मैनेजर के साथ ब्रिज भी अरुण का चेहरा देखने लगे थे कि वह आगे क्या कहेगा। ठीक है, करा सकते हैं, पर उनसे कहो कि एक शर्त है मेरी। जी सर। मेरी शर्त है कि उसमें शामिल होने की वे मुझे भी परमिशन दे। अरुण अपनी बात सहज मुस्कान के साथ कहता है तो ब्रिज के साथ सब मैनेजर हैरानी के इसे देखने लगते हैं। अरे ऐसे ही खड़े रहोगे या जाके उनसे पूछोगे भी? जी 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 सर। मैनेजर होश में आते तुरंत बाहर की ओर भागता है। उसे इस तरह जाते देख ब्रिज मुस्कुराते हुए अरुण से कहते हैं, जो हैरानगी तुम्हें इस मैनेजर के चेहरे पे देख रहे हो उससे ज्यादा उन मजदूरों के चेहरे में होगी। तुम बिल्कुल ही अरुण अलग हो अरुण। सच में तुम इनके राम ही हो। ब्रिज स्नेह से वे अरुण को देखने चले थे। वे कह रहा था, मैं अब रात में ही सूरत के लिए निकल जाऊंगा, आप इसका प्रबंध कर लें। भावनगर की हवा का रुख ही बदल चुका था। मजदूर खुश थे कि बिना किसी बाधा के गुंडों की समस्या हल हो गई और अब फैक्ट्री स्टार्ट होने से उनकी रोजी रोटी की समस्या भी हल हो गई थी। ब्रिज भी हैरानगी के साथ खुश थे कि वे अपने टारगेट में बिना किसी अड़चन के सफल हो गए। लेकिन अभी भी कुछ प्रश्न थे जो उनके दिमाग से गए नहीं थे, जिसे वे अरुण के साथ चलते चलते उससे पूछते हैं। वैसे एक बात समझ नहीं आई, तुमने कैसे ये सब प्लान कर लिया? मतलब मैंने यहाँ आने से एक दिन पहले ही तो यहाँ की प्रॉब्लम बताई थी, फिर कब और कैसे प्लान कर लिया कि खाने से ये दोनों समस्या हल हो जाएंगी? आपको पता है पीएम, खाना एक ऐसी चीज है जिसे आप सिर्फ जरूरत मान सकते हैं, पर ये संबंधों को जोड़ने का काम भी करती है। अच्छा, कैसे? अब आप खुद ही सोचिए। एक परिवार जो पूरा दिन व्यस्त रहता है पर खाने की मेज पर इकट्ठा हो जाता है, उसी तरह जैसे कुनबा या परिवार गांव जो कहीं भी हो पर भोजन के समय इकट्ठा होकर मिलकर अपना दुख सुख बांटता है। इसलिए मुझे दोनों की समस्या सुनकर यही एहसास हुआ कि खाना इन्हें आपस में जोड़ेगा। वाह, इतनी अच्छे से बात समझा भी दी मुझे। हाँ, मैंने भी ये बात किसी खास से समझी, तभी तो जान पाया। खुद में मुस्कुराते ये कहते हुए अरुण के इमेजिनेशन में उस वक्त उजला का चेहरा घूम गया, जिसने दीवान परिवार में ये रस्म शुरू करके परिवार को कुछ पल ही सही पर एक कर दिया था। वे बात करते करते फैक्ट्री तक आ पहुंचे थे। उन तक अरुण के आने की खबर भी पहुंच चुकी थी, पर किसी ने उसे देखा नहीं था। इसलिए जब अरुण अपने सिंपल लुक में ब्रिज के साथ पहुंचा तो वे सहज भाव में उसे देखकर कहते हैं, आओ आओ बेटा, वही हम सब सोच रहे थे कि तुम कथा में आओगे या नहीं। अरुण के कहने पे वे अपना सारा ताम झाम जैसे बॉडीगार्ड इत्यादि फैक्ट्री से थोड़ा दूर छोड़ दिया था और मजदूरों के स्थान पर वे ब्रिज के साथ ही पहुंचा था। अरुण आसपास नजर दौड़ाते हुए देखता है कि सभी मजदूर अपनी अपनी तैयारियों में लगे थे। जैसे कोई स्टेज पर पाठ होने की तैयारी कर रहा था तो आगे और सबके बैठने के लिए दरी बिछाई गई थी और दाईं तरफ एक छोटे टेंट के नीचे कुछ कुर्सी और मेज सजाई जा रही थी। ये सब देखते हुए अनबूझा सा बनता हुआ कहता है, काका और भी कोई विशेष तैयारी है क्या? हाँ बेटा, बड़े साहब जो सूरत से आए हैं वो भी आ रहे हैं। यहाँ तो उनके बैठने के लिए ये सब करना ही पड़ेगा ना। इससे पहले कि अरुण इस पर कुछ कहता, पास फूलों की लड़ियाँ लगाता लगाता मदन बोल पड़ा, ये सब बेकार ही जाएगा काका। मैं तो कहता हूँ वो बड़े साहब है और यूं ही कह दिया आने को, तो क्या आपको लगता है वो सच में हमारे बीच आएंगे? और आ भी गए तो झटपट चले जाएंगे, बैठेंगे थोड़ी ना। यहाँ खुली धूप हवा में पल भर भी ठहर पाएंगे क्या? काका भी उसी हाव भाव में कहते हैं, हाँ मुझे भी यही लगता है। अरे ना आए पर कुर्सी तो रखनी पड़ेगी ना। मदन जरा हाथ जल्दी जल्दी बढ़ाओ, अभी बहुत तैयारी करनी है। ये सब देखते एक हल्की मुस्कान अरुण के चेहरे पर तो ब्रिज उन सब मजदूरों को बेचारी नजर से देख रहे थे कि जब उन्हें अरुण के सच का पता चलेगा तो उन सबका चेहरा कैसा हो जाएगा। फिर काका कुछ टोकरियां इधर उधर रखते हुए अरुण को भी इशारा करते हैं, जरा तुम भी मदद करो, ये टोकरियां इधर उधर रख दो जरा। ये सुनते ही अरुण टोकरी लेने आगे बढ़ता है तो ये देख मिस्टर ब्रिज जल्दी से उसके हाथ से टोकरी लेने लगते हैं। ये देख काका अजीब नजर से उन दोनों को देखने लगे तो अरुण बात बनाते हुए कहता है, अरे पिताजी आप क्यों करते, मैं हूं ना, आप बैठिए, मैं सारा तमाशा देखिए आराम से। हाँ। ब्रिज भी फंसी हुई हालत से उन दोनों को देखते चुपचाप एक जगह बैठ जाते हैं और देखते हैं कि अरुण किस तरह से एक आम व्यक्ति की तरह उनकी मदद कर रहा था।
ये सच में उनके लिए एक अद्भुत दृश्य था, क्योंकि अपने 30 सालों की नौकरी में सेठ घनश्याम दीवान के साथ काम करते उन्हें हमेशा उनके बहुत बड़े होने और उनके आगे बाकियों के बहुत छोटे होने का ही अनुभव हुआ था। अच्छा है काका, उस घमंडी का सर तो झुका, अब वो आए ना आए अपनी बाकी की शर्त भी रख देना काका। अब देखा तो नहीं, पर सुना है बड़े साहब का छोटा बेटा आया है, अब वो हमारी क्या सुनेंगे ये तो वही जाने। ब्रिज अपनी जगह बैठे बैठे अरुण की वार्तालाप सुनते मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वैसे आप और क्या चाहते हैं काका? हम तो रोज के सुकून के साथ 2 रोटी चाहें और कुछ नहीं। अब देखो, उन गुंडों ने जाने क्या सोचकर अपना गेट बदल लिया और हमारी सारी समस्या ही हल हो गई। और तुम्हारे लिए खाना बनाने से हमें 2 वक्त का खाना मिल जाता है। अब फैक्ट्री भी शुरू हो रही है, बस और कुछ नहीं चाहिए। इस पर अरुण हल्के से होठों के विस्तार से उन्हें देखता है। वैसे बेटा, तुम हम सबके लिए हो बड़े भाग्यशाली। जाने कहाँ से आए और बैठे बिठाए हमारी सारी समस्या ही हल हो गई। वैसे एक मदद हम तुम्हारी कर देंगे, मैं ना बड़े साहब से तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा, तो हो सकता है तुम्हें कोई और अच्छी नौकरी दे दे। क्यों, ठीक है ना? काका उत्सुकता से अरुण को देखते हैं, जो हामी में सर हिला रहा था। फिर अरुण फूलों से सुसज्जित स्टेज को देखते हुए अरुण पूछता है, वैसे पाठ कब शुरू होगा काका? बस अभी होने वाले हैं महंत जी। तुम्हें पता है, बड़े पहुंचे हुए महंत हैं, वे यूं आसानी से नहीं मिलते। वे हमेशा जाने कौन कौन सी तीर्थ यात्रा में रहते हैं, पर भाग्य देखो, मंदिर में वही मिल गए और पाठ को राजी भी हो गए। उनसे आशीर्वाद मिल जाए, ये भी अपने आप में बड़ी राहत की बात है। तभी सूचना मिलती है कि महंत जी आ गए और सभी अपने अपने स्थान पर बैठने लगते हैं। महंत के साथ उनके कुछ चेले भी आते स्टेज पर अपने पाठ की व्यवस्था करने लगते हैं। सफेद लंबी दाढ़ी और गेहुरे रंगत के महंत की मंडली आते ही रामध्वनि लगाकर बैठ जाते हैं। अब सारे मजदूर आगे दरी में बैठने लगे थे। अरुण भी उन्हीं के बीच बैठकर अपना सारा ध्यान उनकी ओर लगा देता है। वैसे भी दादाजी के साथ रह से उनके रामचरितमानस के पाठ को वे बचपन से बहुत ध्यान से सुनता आया था। आज भी ये पाठ सुनते उसे दादाजी की याद हो आई थी। मेनका पर तो जैसे प्यार का जुनून सवार था। वे अपनी ही दुनिया में डूबी सुबह से ही मेंशन से निकलने लगी। सुबह सुबह इस तरह जल्दी जल्दी जाते देख वह उसे टोकना चाहती थी। वह मेनका तेजी से पोर्च की ओर बढ़ गई, जहां से अपनी कार लेकर वे बाहर निकल गई। फिर भूमि इस बात से ध्यान हटाती हुई डाइनिंग टेबल की ओर आ रही थी, जहां क्षितिज तो बैठा था पर दीवान साहब नहीं थे। इससे वे उन्हें बुलाने उनके कमरे की ओर चल देती है। वे अपने रूम में शांत बैठे थे। भूमि दस्तक देती उनके कमरे में प्रवेश करती हुई पूछती है, डैडी जी, आज आप नाश्ते के लिए नहीं आए? हाँ बहू, आज कुछ मन ठीक नहीं लग रहा। वे हल्के से अपने सीने पे हाथ रखते हुए कहते हैं। तो ये देख भूमि घबराई हुई उनकी ओर आती हुई कहती है, रुकिए, मैं डॉक्टर को बुलवाती हूँ। आपने पहले क्यों नहीं बताई ये बात? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने अभी बीपी लिया था, नॉर्मल है। बस मन आज कुछ घबराया सा लग रहा है, जैसे कुछ बुरा हो जाएगा। हो सकता है अरुण और आकाश दोनों यहाँ नहीं हैं, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा हो। तुम्हें तो पता है आजकल हमारी मार्केट भी दिन पर दिन गिरती जा रही है। डैडी जी, ये सब तो बिजनेस में उनके उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं, पर इन सब के बीच आप अपनी तबीयत का सबसे पहले ध्यान रखा करिए। मेरी मानिए तो आज आप ऑफिस ही मत जाइए। और वैसे भी अरुण का मैसेज आया था, वो रात तक वापस आ ही जाएगा। हाँ, उससे मेरी बात तो नहीं हुई, पर मुझे पता चला कि उसने बहुत समझदारी से वहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। इस पर भूमि मुस्कुरा दी। शायद अरुण को समझने में मुझसे ही कोई भूल हुई, और मैं चाहता हूँ कि ये तीनों मेरे बिजनेस को संभाल लें और मुझसे भी कहीं आगे निकलें। इनकी तरक्की से ही यह मेरी सारी आस जुड़ी है। बिल्कुल यही होगा, आप बस सब ज़्यादा सोचिए मत। आप कहीं तो मैं आपके लिए यही नाश्ता भिजवा दूँ? नहीं बहू, मैं आता हूँ। अपने परिवार के साथ वक्त बिताने से यही तो एक पल मिलता है। चलो मैं आता हूँ। जी। भूमि के जाते वे भी धीरे से उठते हुए उस कमरे से बाहर निकलने लगते हैं। ये बीच का वही सुनसान हिस्सा था जब विवेक और मेनका रोजाना ही मिलते थे। आज भी विवेक उसका वही इंतजार कर रहा था। कुछ दूर पर पार करके मेनका झट से विवेक के पास पहुंच गई। उसे देखते मेनका पल भर को उसे देखती रह गई। आज भी उसे कुछ बदला सा नजर आ रहा था। आज के चेहरे पर कुछ हल्की सी ब्रेड थी
और सफ़ेद कुर्ते में वे मेनका के सामने खड़ा था। आज क्या बात है, इतने समय बाद देखकर लग रहा है जैसे तुम वही 5 साल पहले वाले विवेक हो। वही सूरत, वही आंखों में प्यार। वे गहरे से उसका चेहरा देखती हुई कहती है। विवेक, जिसने अब तक अपनी पहचान छिपाने के लिए चेहरे पे अच्छी खासी दाढ़ी बढ़ा रखी थी, आज उस पहचान को हटाकर वे अपने पुराने रूप में नजर आ रहा था। आज से एक नई शुरुआत जो करने वाला हूँ ना। अच्छा, पहले वो सरप्राइज बताओ जो तुम मुझे कल देने वाले थे। तो अपना वादा मैंने निभा दिया, अब तुम्हारी बारी है। विवेक मेनका की ओर आगे बढ़ता हुआ उसका चेहरा अपनी हथेली में भरता हुआ कहता है, आज तो मैं तुम्हें हैरान ही कर दूंगा, लेकिन उससे पहले ये पहन लो तुम। कहते ही विवेक एक पैकेट उसकी ओर बढ़ाते हुए कहता है। तो मेनका हैरानगी से उसे लेकर खोलती हुई कहती है क्या इसमें? साड़ी? पैकेट को खोलते हुए मेनका हैरानगी से विवेक की ओर देखती हुई कहती, ये साड़ी तुम मेरे लिए लाए हो? उस गहरी गुलाबी साड़ी को तो कभी विवेक की ओर देखती हुई मेनका हैरान बनी थी। हाँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अभी पहन लो। क्या कह रहे हो विवेक? एक तो मुझे साड़ी पहननी नहीं आती, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी साड़ी नहीं पहनी, और दूसरी बात, हम बीच पर हैं इस वक्त, समझे आप? वे हंसती हुई विवेक के माथे पे हौले से छूती हुई कहती है, तो कोई बात नहीं, तुम्हारी दोनों समस्या का हल मेरे पास है। कहता हुआ विवेक मेनका को अपनी बाहों के घेरे में लेता हुआ कहता है, यहाँ इस बीच पर हमारे सिवा कोई नहीं है, तो किसी से के देखने का सवाल ही नहीं उठता। और दूसरी बात कि मैं तुम्हें अपने हाथ से ही साड़ी पहनाऊंगा। क्या? इस बात में मेनका खिलखिलाकर हंसती हुई कहती है, तुम्हें साड़ी पहनानी भी आती है? तो चलो इस बात को चेक कर लेते हैं। कहता हुआ वह उसे और अपने करीब खींचता हुआ उसकी मिडी के बंधन खोलने लगता है। उसके हाथों के स्पर्श से मेनका शर्माती हुई अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी बंद पलकों को देखता विवेक मचलते हुए उन्हें चूम लेता है। इससे मेनका झट से अपनी आंखें खोलती हुई कहती है, ये कौन सा साड़ी पहनाने का तरीका है? बस जब प्यार में तुम्हारी आंखें बंद हो जाती हैं तो मेरा मन और भी मचल जाता है, इसलिए प्लीज आंखें खोल के रखो और मेरी हेल्प करो। लो, अभी तो खुद पहनाने वाले थे, अब हेल्प पर आ गए। मेनका कसकर हंस रही थी। इस पर विवेक फंसी सी हंसी से हंस देता है। उस सुनसान बीच में सच में उनके सिवा कोई नहीं था और वे दोनों भी एक दूसरे में खोए थे। विवेक के कहने पे एक पेड़ की आड़ के पीछे जाकर मेनका ब्लाउज और पेटीकोट पहनकर उसे सामने आती है। तब विवेक उसे फिर से अपनी बाहों के बीच लेता साड़ी का एक हिस्सा उसकी कमर के चारों ओर घुमाते हुए दबाता है, तो दूसरे हिस्से के उसे गले में डालते हुए प्लेट बनाने लगता है। मेनका हैरानगी से सब देखती अपने प्यार पर निहाल हुई जा रही थी। एक बार तो प्लेट इधर उधर सरक गई, लेकिन फिर से विवेक उसे ठीक करता हुआ वाकई उसे पल में तैयार कर देता है। फिर साथ में लाए एक छोटे मिरर को उसके आगे थोड़ा दूर होकर उसकी नजरों के सामने करता हुआ कहता है, अब देखो खुद को। उस मिरर में मेनका की खूबसूरती गजब की दिखने लगी थी, जिसे देखते हुए शर्मा कर विवेक की बाहों में समा जाती है। क्या यही सरप्राइज था? ये बस सरप्राइज की शुरुआत है, असल चीज तो ये है। कहते ही विवेक एक कागज उसकी नजरों के सामने करता हुआ कहता है, हमारे प्रेम का प्रमाण पत्र बनेगा, अभी चाहे ताकि चाह कर भी कोई हमें जुदा ना कर सके। बोलो, तैयार हो? मेनका बस हाँ में सर हिलाती हुई कहती है, तुम पर इतना विश्वास है कि जहाँ कहोगे वहीं आंख बंद किए तुम्हारे साथ चल दूंगी। लेकिन फिर ये लेकिन कैसा? अगर मैं अपने घर पर एक कोशिश कर लूँ तो? छोड़ो मेनका, एक मैं ही हूँ जो तुम्हारे कहने पे कोर्ट में अर्जी देकर एक एक दिन गिन रहा था कि कब 30 दिन बीते और ये दिन आए, और तुम्हें शायद अभी भी सोचने के लिए समय चाहिए। नहीं विवेक, ऐसा मत कहो, चलो जहाँ कहोगे चल दूंगी। इस बात पर विवेक के चेहरे पर एक मुस्कान तैर जाती है, जबकि मेनका होठ दाबे थोड़ी कश्मकश में पड़ी थी। प्रभीसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु कर मिताई, गोपद सिंधु अनल से ललाई। भावनगर की फैक्ट्री में जो ही ये चौपाई गूंजी, मानो राम उसी क्षण सबके रोम रोम में समा गए। कुछ ऊंचे पड़े स्टेज पर फूलों की साज सज्जा के बीच रामचरितमानस लिए बैठे महंत जी आ गए थे। साथ ही उनके आसपास उनके चेले भी अपने साजो संगीत के साथ वहां मौजूद थे। वहीं सामने दरी पे उन मजदूरों के साथ आम व्यक्ति की तरह अरुण बैठा हुआ था और उसके पीछे ब्रिज बैठे हुए थे। मानो उस कथा को सुनते सब राममय हो गए थे।
देखकर लग रहा था जैसे अहीरों के बीच बैठे हुए राम सहज बैठे हों। वैसे ही आज अरुण भी उन मजदूरों के बीच सहज ही बैठा हुआ था। कथा अपने बहाव में थी। महंत सुना रहे थे। चारों ओर खलबली मची हुई है। राम का जन्म होने वाला है। तो माता कौशल्या का मन सहमा हुआ है। वे पूरब से पश्चिम की ओर सरकते सूरज को आर्द्र मन से देख रही हैं। वह जानती थी उस भविष्यवाणी को जिसके अनुसार अगर राम का जन्म दिन के पहले पहर में हुआ तो सारी कीर्ति, यश, वैभव उसके कदमों में होगा, और अगर दूसरे पहर में हुआ तो उसको जीवन भर कष्ट और संघर्ष संग रहना होगा। माता कौशल्या बार बार मन ही पुकारती है, आओ राम, आओ मेरे राम। पर भाग्य देखो, कौन लिखा बदल सकता है। राम उस पहले और दूसरे पहर के बीच में जन्म लेते हैं। इसी के साथ भाग्य ने जैसे तय कर दिया कि महलों में जन्मे राम को अपार संपदा के साथ अपार कष्ट भी भोगने होंगे। और राम का ये रूप हमें कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर करता है। हमें सिखाता है अपनी जमीन से जुड़े रहना और अपने कर्तव्य पथ की ओर सर उठाकर चलना, क्योंकि राम सिर्फ राम नाम ही नहीं बल्कि नाम है विश्वास और मर्यादा का। ऐसा विश्वास जो रावण जैसे अपराजय के समक्ष भी देवी सीता के मन को इस विश्वास से भर देता है कि उसका पति राम कैसे भी आएंगे उसके पास और उसे पूरे मान सम्मान से अपने साथ ले जाएंगे। महंत जी के कुछ पल के मौन होते ही पीछे से संगीत चलने लगता है। राम सिया राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, दसहु सूरत चर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, दीन दयाल विरोधो सभारी, हरो राम नाथ सत भारी। राम सिया राम सिया राम, जाप कृपा राम कर होई, तापसता सबकी होई। राम सिया राम सिया राम। संगीत के बंद होते महंत जी फिर आगे की कथा कहने लगे। जो ये शुरू करते हैं तभी उन मजदूरों में से कोई उठता हुआ अचानक उसे टोकता है। महंत जी, अगर राम को अपनी सीता पर इतना विश्वास था तो फिर उनका त्याग ही क्यों किया उन्होंने? ये सुनते उस पल तक मौन में जैसे सन्नाटा छा गया, जैसे सभी अपने अपने मन में उस सवाल के उत्तर खोजने लगे। अरुण भी अपना सारा ध्यान उस प्रश्न पर लगा देता है। रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर उस वक्त विवेक मेनका मौजूद थे। जहां विवेक के चेहरे पे गहरी मुस्कान छाई थी, वहीं मेनका पूरी तरह से कंफ्यूज दिख रही थी। वह खुद को समझा नहीं पा रही थी आखिर वे यही तो चाहती थी, फिर क्यों इन सब के होना उसे ठीक नहीं लग रहा था। बहुत तरह के विचार उसके मन में चढ़ उतर रहे थे, जिसको उसका मन खुद के भंवर में उलझ सा रहा था। तुम यहाँ बस 2 मिनट रुको, मैं ऑफिस से पूछ कर आता हूँ। मेनका के गालों को आहिस्ता से छूते हुए विवेक मुस्कुराते हुए कहता है तो मेनका भी आंख झपकाकर हामी भरती है। वे एक खाली बेंच के पास खड़ी थी जहां विवेक उसे छोड़कर गया था। उसके जाते फिर से मेनका का मन ढेरों सवालों से भर उठा और वह घबरा कर इधर उधर देखने लगी। विवेक ऑफिस की ओर बढ़ा तो था, पर भीड़ का फायदा उठाते हुए एक खंबे के कोने में खड़े आदमी की ओर अब बढ़ गया था, जो काला कोट पहने उसी को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके बेहद पास आते विवेक दांत पीसते हुए पूछता है, यहाँ क्यों खड़े हो? ऑफिस में मिलना तय था ना? हाँ, वहाँ तो मिलना ही था, पर ये देना था तुम्हें। रंजीत साहब ने कहा है कि आज ये काम हो जाना चाहिए। कहते हुए वो कुछ पेपर्स उसकी तरफ बढ़ा देता है, जिसे बिना देखे ही झटके के साथ वह उसके हाथ से ले लेता है। मुझे याद है साहब, अभी तुम ऑफिस में मिलो, मैं मेनका को वही लेकर आ रहा हूँ। वह भी हामी में सर हिलाते दूसरी ओर चल देता है तो विवेक उन पेपर्स को उसके साथ लिए अपने बैग में डालते हुए मेनका की ओर बढ़ जाता है। वे अपनी उधेड़ बूंद में अभी तक वहीं खड़ी थी। विवेक को अपनी ओर आते हुए तुरंत उसकी बाह पकड़ती हुई कहती है, विवेक मुझे बहुत घबराहट हो रही है, देखो सब जैसे मुझे घूर रहे हैं। वे घबरा कर आसपास खड़े लोगों को देखने लगी थी। इस पर विवेक उसके चेहरे को अपनी हथेली में लेता हुआ कहता है, आज ऐसा चांद मेरा जमीन पे जो उतर आया है सब तो देखेंगे ही। विवेक की प्रेम भरी बातों पर भी मेनका यूं ही घबराई हुई कहने को हुई तो विवेक उसे टोकता हुआ कहता है, अब मेरी आंखों की तरफ देखो, देखो इन आंखों में कितना दिख रहा है। तो बस अब इसके अलावा तुम्हें किसी और को देखने की ज़रूरत नहीं है। और तुम्हें पता है ना हम कितने लकी हैं। हमसे पहले जो यहाँ कैंडिडेट आए थे वे आए ही नहीं,
जिससे हमारी शादी तुरंत ही हो जाएगी। चलो अंदर, कहते ही विवेक मेनका का हाथ पकड़कर उसे अंदर ऑफिस की ओर ले जाता है। ऑफिस में उन दोनों के अलावा एक रजिस्ट्रार और वही वकील कोने में बैठा था, जिसे अनदेखा करता हुआ विवेक मेनका का हाथ पकड़े खड़ा रहता है। जी हमारा नंबर है अब। वह रजिस्ट्रार एक सरसरी नज़र उन दोनों पर डालते हुए सपाट भाव से कहता है, सारे डॉक्यूमेंट पर साइन करा लिए? तो आपने 2 गवाह बुलवा लो। साइन तो अभी हो जाएंगे, पर गवाह आपने कहा था यहीं से हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। मिश्रा जी, अपने 2 साथी को बुला लाओ। रजिस्ट्रार उसी वकील को देखता हुआ कहता है, जिससे वकील मौन ही हामी भरता हुआ उठकर बाहर निकल जाता है। उसके बाहर जाते ही विवेक मेनका को वही कुर्सी पर बैठने को कहकर अपने साथ लाए हुए बैग को दूसरे कोने में ले जाकर उसमें से कुछ निकालने का उपक्रम करने लगता है। उस 2 पल तक कमरे में निश्शब्दता सी छाई रहती है, जिससे मेनका अपनी उफनती हुई सांसों को साफ साफ सुन पा रही थी। वह बैठने के बजाय तुरंत विवेक के पास आती हुई उसका हाथ पकड़ती हुई धीरे से कहती है, विवेक मुझे सब ठीक नहीं लग रहा। मैं तो यूं ही घर से निकली थी, अब अचानक से ये सब होगा तो जाने आगे क्या लगेगा। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। विवेक रुककर उसकी आंखों में देखने लगता है। मेनका अभी भी कह रही थी, विवेक क्या एक और दिन के लिए शादी नहीं रुक सकती? मतलब मैं तुम्ही से शादी करना चाहती हूँ, पर अभी नहीं। विवेक मेनका के हाथ पर हाथ रखता हुआ कहता है, मेनका तुम्हारी सारी घबराहट और सवालों का एक ही उत्तर है मेरे पास। तुम अभी मेरे एक सवाल का जवाब दे दो और तुम्हारे भी सारे सवालों का जवाब तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। क्या इस वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा किस पर भरोसा है, खुद पर या मुझ पर? बोलो। मेनका अचकचाई सी 2 क्षण तक विवेक को देखती रही। बोलो, जवाब दो। तुम पर है, मुझे तुम पर खुद पर से ज्यादा भरोसा है विवेक। मेनका का जवाब सुनते विवेक के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह उसका हाथ कसकर थामते हुए कहता है, बस यही तुम्हारे सवाल का जवाब भी है। मुझ पर इतना भरोसा है जो मैं जो कहता जा रहा हूँ उसे बस आंख मूंदे करती जाओ। मेनका भी जैसे अपने प्रेम में सारी सद्बुद्ध खोती हामी में सर हिला देती है। अब कमरे में उस वकील के साथ 2 लोग और भी आ जाते हैं। उनके आते विवेक मेनका को लिए रजिस्ट्रार के सामने बैठता हुआ अपने साथ लाई एक फाइल मेनका के सामने रखता हुआ उसके हाथ में पेन पकड़ा देता है। विवेक अब फाइल का एक एक पेपर उसकी नजरों के सामने खोलता संकेत करता और मेनका बस विवेक की आंखों की ओर देखती उन पेपर्स पर बिन देखे ही उन पर साइन करती जा रही थी। सारे पेपर के साइन होते हुए फाइल उस वकील की ओर बढ़ाकर रजिस्ट्रार की बताई जगह पर दोनों बारी बारी से साइन करने लगते हैं। उसके बाद उनके पीछे खड़े हुए वकील भी अपना अपना साइन करते हैं। लीजिए, आज से आप दोनों लीगली पति पत्नी हैं। आप दोनों को बहुत बधाई। रजिस्ट्रार के कहते विवेक एक भरपूर नजर से मेनका की ओर देखता है, जिसके चेहरे पे भी हल्की सी मुस्कान आ गई थी। उसके बाद वो वकील 2 फूलों की माला उन दोनों की ओर बढ़ा देता है, जिसे बारी बारी से वे 2 दूसरे को पहना देते हैं। अगले ही पल वह फाइल उस वकील के पास छोड़कर विवेक मेनका का हाथ पकड़े उस कक्ष से बाहर आता है। मेनका विवेक की ओर देखती हुई कहती है, विवेक अब हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, जिससे अभी हम कोई जुदा ना कर सके। मेनका भरपूर निगाह से विवेक की ओर देख रही थी, जबकि विवेक की नजरों में प्रेम के अलावा एक और भाव था जिसे मेनका देख नहीं पाई थी। हमने छुपकर शादी जरूर की है मेनका, पर इसे छिपाना नहीं है। हमारा प्रेम सच्चा है तो हम अपने इस सच पर शर्मिंदा नहीं होंगे, बल्कि लोगों का सामना करेंगे। कहते विवेक मेनका का हाथ कसकर पकड़ लेता है, जबकि मेनका का मन एक बार फिर घबराहट से भर जाता है। एक ऐसा प्रश्न जिसे किया तो उस वक्त एक ही व्यक्ति ने था, पर उस पल सभा के मौन ने जैसे तय कर दिया कि ये सवाल बहुतों के मन को द्रवित कर रहे हैं। बहुत सी आंखें महंत जी की ओर विश्वास के साथ ताकने लगी कि कुछ तो कहीं वे इस पर परम सत्य, जिसमें स्त्रीत्व की जाने वाली कैसी अजीब परिभाषा मंडित कर दी गई है। बताइए न मोहन जी, आखिर श्री राम ने अपनी सीता का त्याग क्यों किया, जबकि वे अग्नि परीक्षा दे चुकी थी? सिर्फ एक धोबी के कहने पे उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग क्या एक कुशल राजा का उदाहरण होने के नाते कर दिया? प्रश्न एक व्यक्ति कर रहा था, पर उन प्रश्न की अग्नि मानो सभा के ज्यादातर आंखों में दहक रही थी। महंत जी हल्के से मुस्कुराते हुए कहने लगे, आज मैं सुनाने तो राम कथा आया था, पर तुम्हारे प्रश्न ने मुझे एहसास कराया कि बिना सीता परित्याग के दारुण सत्य को प्रमाणित किए राम कथा जैसे अधूरी ही है। सभा में मौन छा गया और महंत जी आगे कहते हैं,
राजन दशसहस्राणि प्रस्थानि वर्षाणि राघव सतशत मेघा नहरे सदा संते द्वानि दक्षिणा। अर्थात 10,000 वर्षों तक राज करने के बाद 100 अश्वमेघ यज्ञ करने के उपरांत संपूर्ण शांति के साथ राम ने राज किया। फिर भी आगे कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र लोभ विवर्जनता स्वर क्रमशु प्रवर्तन में प्रश्ता स्वर के क्रम भी आसन प्रजा धर्म प्रावण रामे सातति नमः। अर्थात ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र सब अपने अपने कार्य को बिना लोभ अपने कर्तव्य का पालन करते थे। आश्वसहस्राणि तथा पुत्र सहस्राणि निरामया विशोकाश रामे राज्यम प्रशस्त। अर्थात जब राम राज्य पर शासन कर रहे थे, लोग हजारों वर्षों तक अपनी संतानों के साथ जीवित रहे, सभी बीमारी और शोक से मुक्त थे। ये तीनों श्लोक 128 सर्ग से अवतरित हैं और इस बात के प्रमाण हैं कि जिस राजा ने हजारों वर्षों तक बिना किसी शोक दुख और संताप के राज किया हो, वह पत्नी विहीन होकर दुखी कैसे रहा? जिसकी सारी प्रजा संतुष्ट और कर्तव्यनिष्ठ थी, तब पत्नी पर आक्षेप लगाने वाला वो कौन था? जिस राम को वाल्मीकि ने महाविष्णु माना, जिसने एक वचन के लिए समस्त राजपाट त्याग दिया, क्या वे अपना सीता को अग्नि के सामने दिया वचन की मैं सदा तुम्हारा वरण करूंगा और कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा, तब वे कैसे सीता परित्याग कर सकते थे? हाँ, सीता ने अग्नि परीक्षा दी, इसलिए नहीं कि राम को उस पर संदेह था। वे तो कभी अपनी सीता से दूर हुए ही नहीं। सीता ने तो निष्कलंक अस्तित्व का उदाहरण प्रस्तुत करने अग्नि परीक्षा दी थी, जिसे समस्त ब्रह्मांड ने देखा। तब सीता पर प्रश्न उठाने वाला वो कौन हो सकता है जिसने ये नहीं देखा? ऐसे ही तमाम तरह के उदाहरण उत्तरकांड में हैं, जो राम के चरित्र की अलग ही परिभाषा प्रस्तुत करते हैं। तब का योग्य मन से ये स्वीकार कर ले कि संपूर्ण रामायण के राम उत्तर रामायण में सहसा कैसे बदल गए, कैसे संभुक वध के उत्तरदायित्व हो गए, जबकि वे तो प्रेम की पराकाष्ठा को छूते सबरी के झूठे फेल खाते नहीं हिचकते और न परम राजा होते हुए भी अहीरों संग बैठते हिचकते। अब अगर मैं कहूँगा कि ये मिथ्या है, उत्तर रामायण वाल्मीकि की भाषा है ही नहीं। जब वाल्मीकि स्वयं युद्ध के 128 के सर्व श्लोक में कहते हैं, तथा कथा समाप्त हुई और राजा ने हजारों वर्षों तक सुख के साथ राज किया, तब वे कैसे पुनः अपनी रचना को विस्तार दे सकते हैं? तब सिर्फ मैंने ये कहा, इसलिए मत मान लेना। बस मैं तो अब तक उदाहरण साक्ष्यों को आपके समक्ष खंगाल रहा हूँ, अब आगे खुद ही मंथन कर लेना। और जब सीता परित्याग पर कोई बोले, तब इन्हीं साक्ष्यों को रखकर आगे रख देना। जय सिया राम। महंत जी कुछ पल मौन हुए तो सभा भी मौन अपने अपने मन में मंथन करने लगी। महंत जी फिर कहने लगे, अब तो शंका दूर हो गई न सबकी। भीड़ के बीच कोई उठता है, पूछता है, जी पर ये समझ नहीं आता कि इतने समय से हम सब यही सुनते पढ़ते आ रहे हैं, तब इसे क्या कहें महंत जी? तब से ये सुनते अरुण तभी भीड़ से उठते हुए कहता है, महंत जी क्षमा कीजिए, मैं कुछ कहना चाहूँगा। आज आपने बहुत बड़ा सत्य कह दिया, जिसे मेरे दादाजी मुझे पहले ही बता चुके थे, और तब मैंने भी ठीक यही प्रश्न उनसे किया था। तब वे क्या बोले थे? तब उन्होंने मुझसे कहा था कि किसी को अगर समझना हो तो उसे उसके व्यक्तित्व से समझो, और जिस राम को हमने बाल कांड से लेकर युद्ध अध्याय तक पढ़ा है, जाना है, वे राम उत्तर रामायण तक आते परिवर्तित नहीं हो जाएंगे। वे वचन का पालन करते हैं, किसी में कोई भेद नहीं करते, अपनी मर्यादा का पालन करने हर कष्ट सहते हैं। वे एक आदर्श पुरुष, पति, पुत्र, राजा, मित्र, भाई हैं। ऐसे हैं राम। असल में जब किसी और शासन ने सनातन पर अपना कब्जा करना चाहा, तब सबसे पहले उसकी संस्कृति को बदला और भ्रष्ट किया। इसलिए इस सत्य को आप सभी सब जान लें। अब तक जिस गलत बात को सत्य मानते आए हैं, आज उसे बदल लें, क्योंकि राम एक राम नहीं बल्कि सभी के लिए एक विशाल चरित्र का उदाहरण है। इसलिए तो मेरे लिए वे एक रोल मॉडल की तरह हैं। सही कहा। साथ में ब्रिज भी खड़े होते उसके कंधे पे हाथ रखकर अपना आश्वासन व्यक्त करते हैं।
मेनका का हाथ पकड़े विवेक अब उसकी कार तक आता, ड्राइविंग सीट की ओर जाता हुआ कहता है, आज तुम बगल में बैठो, मैं ड्राइव करूंगा। मेनका भी बगल की सीट पर बैठती हुई मुस्कुरा देती है। दोनों अभी भी गले में फूलों की माला डाले थे, पर मेनका बैठती ही माला अपने गले से उतारने लगती है तो विवेक उसे टोकते हुए कहता है, रहने दो ना, अभी अच्छा लग रहा है देखकर। विवेक एक भरपूर नजर से मेनका को देखता है, उसकी हथेली चूम लेता है, जिससे पल भर को मेनका के सारे जिस्म में एक थरथराहट सी पसर जाती है। उस वक्त उसके दिलो दिमाग में सिवाय विवेक के कुछ नहीं गूंज रहा था। इससे जब विवेक ने कार स्टार्ट की तो वह बेहद सुकून से सीट पर सर टिकाकर आंखें मूंद लेती है। वह अपनी बंद पलकों से यूं मुस्कुरा रही थी मानो जागती आंखों से कोई दिवा स्वप्न देख रही हो। कथा समाप्त होते प्रसाद के लिए जब काका उठते हैं तो दंग रह जाते हैं। कितने सारे फल, मेवे, सामान लिए लोकल मैनेजर वहां आ रहा था। मोहंती जी इस तरह से भेंट दे पाना उन मजदूरों के हद से बाहर की बात थी। तब वे मैनेजर का आभार प्रकट करते हुए कहते हैं, मैनेजर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम मजदूरों की इज्जत रख ली। अरे मैंने कुछ नहीं किया, ये बड़े साहब ने भिजवाया है। ओह बड़े साहब, वो कब आएंगे? कब आएंगे? अरे कब से तो तुम लोगों के बीच बैठे हैं, कहता हुआ वे अरुण की ओर इशारा करता है, जो अपने हाथ से सभी को प्रसाद बांट रहा था और साथ में खड़े ब्रिज इसमें उसकी सहायता कर रहे थे। ये सुनते मजदूरों के मुंह से कोई शब्द ही नहीं फूटा। वे अवाक अरुण को देखते रहे। यही तो है बड़े साहब अरुण दीवान, जो 2 दिन पहले ही सूरत से आ गए। कैसे हो, अपने साहब तक को नहीं पहचानते, कहता हुआ वे सारे सामान को सही से रखने लगता है और काका के साथ खड़ा मदन और बाकी के मजदूर हतप्रभता से उसे देखने लगते हैं। 3 दिन से जो शख्स एक आम व्यक्ति की तरह उनके बीच था, वो ही उनका मालिक है। ये बात पता चलते सारे मजदूरों के जैसे होश ही उड़ गए और जिसे वे अरुण का पिता समझ रहे थे वो उनका पिए है। उन्हें इस बात पर सहज ही विश्वास नहीं आया। वे सोचकर दंग थे कि उनके अन्नदाता ने उनके हाथों का राह साह भोजन लिया और उनके बीच साधारण व्यक्ति की तरह मौजूद रहा। सारे मजदूर हैरानगी से एक दूसरे की ओर तो कभी अरुण की ओर देखते हैं, जो अभी भी सारे बच्चों और महिलाओं को प्रसाद बांट रहा था और उनका ध्यान उनकी तरफ बिल्कुल नहीं था। ये देखते सारे एक साथ आगे बढ़ते अरुण की ओर आते, जैसे उसकी ओर झुकते हुए कह रहे थे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अपने माई बाप को भी हम ना पहचान पाए, हमें माफ कर दीजिए मालिक। अरे ये सब क्या है, गलती तो आप कर रहे हैं, आप सब झुकते से भी ईश्वर के आगे हैं। मैं तो आपकी तरह ही एक आम इंसान हूँ। सभी हैरानगी से उसे देखने लगे, जबकि उसके पीछे खड़े ब्रिज हल्के से मुस्कुरा रहे थे। वैसे भी मेरे कोई सींग नहीं है जो आप मुझे पहचान लेते, कहते हुए हल्के से हंस पड़ता है। आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया अपने बारे में? अगर बता देता तो इतना करीबी एहसास कैसे मिलता जो किसी को अपने परिवार में आकर मिलता है। परिवार? मजदूर भौचक देखते रहे। आखिर एक संस्था एक परिवार ही होता है जिसे हम साथ मिलकर चलाते हैं। यहाँ सबकी अपनी अपनी अहमियत होती है, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। दिमाग कितना भी सोच ले, पर बिना अपने सहयोगी हाथों के क्या वे कुछ कर सकता है? आप सब वही सहयोगी हाथ हैं मेरे। आपने हमारे बारे में इतना सोचा और इतना किया, हम सब तो धन्य ही हो गए। वे कभी कृतज्ञता से हाथ जोड़े उसके आगे खड़े थे। अरुण आगे बढ़ के एक मजदूर के कंधों पे दोनों हाथ जमाए हुए कहता है, ये कोई खैरात नहीं, आप सबका अधिकार था। वैसे मुझे भी बहुत कुछ करना है, कहता हुआ अरुण लोकल मैनेजर को इशारे से बुलाता है। जी सर, 1 महीने में जब तक इस प्लॉट में जीएस कॉलोनी नहीं बन जाती, तब तक इन सबकी यहाँ रहने और खाने की व्यवस्था अच्छे से होनी चाहिए। जी सर, हो जाएगा। अरुण मजदूरों की ओर देखता हुआ कहता है, अब से आप सबको कोई भी समस्या हो तो मैं एक हेल्पलाइन नंबर जारी करूंगा, जो फैक्ट्री में जगह जगह लिखा मिल जाएगा। आप सीधे उस नंबर से अपनी समस्या मुझ तक पहुंचा सकते हैं। ये सुनते सारे मजदूर खुशी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और जल्दी ही आप सबको अपना आशियाना मिल जाएगा। अब मुझे जाने की इजाजत दें। वे हाथ जोड़ के उनके बीच से निकलने लगता है और सभी मजदूर उसके लिए रास्ता देते हाथ जोड़े यूं खड़े थे मानो उनका राजा उनके बीच से जा रहा हो। और उनके पीछे पीछे ब्रिज भी अब बाहर की ओर चल देता है। बाहर आते ब्रिज अरुण से कहते हैं, मेरी ओर से सारी व्यवस्था हो गई है, चाहे तो अभी सूरत के लिए निकलने या थोड़ी देर बाद। ब्रिज अपनी बात कह रहे थे जबकि अरुण का ध्यान कुछ दूर खड़े लोगों की भीड़ की ओर चला जाता है। वे सभी मंडली के लोग थे जो कथा में आए थे।
वो सब इस तरह से भीड़ क्यों लगाए हैं? अरुण के पूछते लोकल मैनेजर जो उसके पास ही आ रहा था जल्दी से कह उठा, वो सब मंडली वाले लोग हैं, असल में उनका टेम्पो नहीं आया जिससे वे जाने वाले थे। तभी महंत जी को वहां से निकलकर उसी ओर आ रहे थे। उन्हें देखते अरुण हाथ जोड़कर उनका सम्मान करता है। वे भी उसे देखते अपना आशीष में हाथ उठाते उसे आंखों से संकेत अपनी ओर बुलाते हैं। अरुण के पास आते ही उसका चेहरा ध्यान से देखते हुए अपने कमंडल से एक पुष्प निकाल कर उसका जल उस पर छिड़कते हुए कहते हैं, ईश्वर तुम्हें परम साहस प्रदान करे। उसकी बात पे हल्के से हंसते हुए अरुण पूछता है, साहस ही क्यों, सौभाग्य और समृद्धि क्यों नहीं? क्योंकि इसकी अभी तुम्हें अति आवश्यकता है, बाकी तो स्वयं है ही तुम्हारे पास। वे अरुण को देखते हुए यूं कह रहे थे मानो उसका मस्तक पढ़ते हुए कुछ सुना रहे हों। आने वाला समय बहुत सी चुनौतियों से भरा होगा, बस अपना विश्वास मत डगमगाने देना, क्योंकि जितना तुम्हारे भाग्य में संघर्ष है उतना ही प्रेम भी है। जय सिया राम। कहते हुए आगे बढ़ने लगे तो अरुण भी अपनी कार तक आ गया। अरुण कुछ छत तक अवाक उन्हें देखता रहा। राजवीर कार का दरवाजा खोले अरुण का इंतजार कर ही रहा था। अरुण कार की तरफ आ रहा था कि अचानक वापस मुड़कर फिर उस भीड़ की तरफ देखता है। शायद उस मंडली को लेने वाहन अभी तक आया ही नहीं था, जिससे वह ब्रिज की ओर देखते हुए कहने लगा, मेरे ख्याल से हमें इनकी मदद करनी चाहिए। आप इन्हें इनके डेस्टिनेशन तक पहुंचा दीजिए। ठीक है। हामी भरते हुए वाकी की कार के ड्राइवर को उन सबको ले जाने का इंतजाम करते हैं। अरुण कुछ पल तक कार में बैठे बैठे सब देखता रहा। महंत जी खुद पहले न बैठकर अपने साथ आई मंडली के जाने की पहली व्यवस्था कर रहे थे। साथ में आई 2-3 कारों में वे अपने साजो सामान के साथ बैठ गए। अब बस महंत जी ही रह गए थे। उन्हें खड़ा देख अरुण राजवीर को भेजकर उन्हें अपनी कार में बुलवा लेता है। अब अरुण उन सबको उनके मंदिर तक छोड़कर ही वापस आने का तय करता है। अगले कुछ पल में सब कारें मंदिर तक पहुंच जाती हैं। अरुण महंत जी को सादर उतारते खुद भी कार के बाहर खड़ा उन्हें हाथ जोड़कर कहता है, आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत कुछ खोया है मैंने, पर पता नहीं क्यों आज कुछ पाने का एहसास हो रहा है। कहते हुए जो ही वापस जाने लगता है तो वे उसे टोकते हुए कहते हैं, बेटा ईश्वर के द्वार से क्या बिना दर्शन के लौट जाओगे? वे सहज भाव से उसे देख रहे थे तो अरुण वापस पीछे लौटकर उनकी तरफ आता है। वे कह रहे थे, इस मंदिर में जो आया है वो कभी खाली हाथ नहीं गया, एक बार दर्शन कराओ बेटा। अरुण हामी में सर हिलाते मंदिर की ओर चल देता है, पर उसे क्या पता था कि अचानक से वक्त की मुट्ठी खुल जाएगी और एक खोया पल उसके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। वे हतप्रवता से उस पल को देखता रह गया, जैसे खुद को यकीन दिला रहा हो कि क्या यही सच है। अरुण मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता हुआ अब ठीक प्रतिमा के सामने खड़ा था और उसकी नजर प्रतिमा के ठीक सामने बैठे शख्स पर थी। सफेद दाढ़ी पर तेजस मुख और आंखों में ढेरों नमी लिए वे भी उसे ही देख रहे थे। फिर तो जैसे शब्दों का कोई स्थान ही नहीं रहा। अरुण अपने दादाजी से बच्चों की तरह लिपट गया। वे भी मौन आंसू बहाते बस उसके सर पर हाथ फिराते रहे। सच में इस मंदिर से वे वाकई खाली हाथ नहीं लौटा। नाश्ते की टेबल में अभी भी दीवान साहब और क्षितिज बैठे थे। अब भूमि उनके गिलास में जूस भर रही थी। दीवान साहब नाश्ता खत्म करके अखबार का एक टुकड़ा हाथों में लिए कुछ पढ़ रहे थे। सबको व्यस्त देख क्षितिज चुपके से अपनी प्लेट की सब्जी नीचे सरकाने लगता है तो ये देखते भूमि तुरंत उसे टोकती है, मुझे सब दिख रहा है, चलो फिनिश करो सब। इस पर क्षितिज भोला सा मुंह बनाकर भूमि को देखता है तो झट से एक चम्मच उसके मुंह में डाल देती है। ये देखते दीवान साहब धीरे से मुस्कुरा देते हैं, लेकिन जब अगली बार वह मुंह नहीं खोलता तो दीवान साहब उसे कहते हैं, क्षितिज अगर अपनी प्लेट फिनिश कर लोगे तो मैं एक जादू दिखाऊंगा। सच्ची दादू? क्षितिज एकदम से उत्साहित होता है और झट से मुंह खोले भूमि के सामने आ जाता है। ये देख भूमि मुस्कुरा पड़ती है। नन्हा क्षितिज सच में प्लेट का सारा खत्म करके अपने दादू से कहने लगा, मैंने फिनिश कर लिया, अब दिखाइए ना दादू। दीवान साहब अखबार रखते हुए कहते हैं, ठीक है अब दादू दिखाएंगे जादू। इस बात पर तीनों एक साथ हंस पड़ते हैं। दीवान साहब भी कुछ देर के लिए क्षितिज संग बच्चे बने खिलखिलाने लगते हैं। काका भी ये सारा दृश्य देखते मन ही मन मुस्कुराते हुए उजला के कमरे की ओर चले जा रहे थे। कमरे में आते हुए देखते हैं कि उजला अभी तक लेटी थी। वे उसके माथे को ज्यों छूते हैं तो चौंक कर आंख खोल देती है। अरे क्या हुआ बिटिया, तबीयत तो ठीक है ना? वे उसका चेहरा गौर से देख रहे थे और वे घबराई सी अपनी स्थिति देखने लगती है। कल जाने कितनी देर रात वे बाहर बैठी रही
और जाने कब कमरे में वापस आकर लेट गई और तब से लेकर अब उसकी आंख खुली। हुआ क्या बिटिया, इतनी परेशान दिख रही हो? उसी क्षण उजला को सब याद आ जाता है। विवेक और मेनका का साथ और उसका ये तय करना कि वह अरुण को सारा सच कह देगी। पर अब सुबह हो गई थी। अरुण का अभी तक कोई अता पता नहीं था और पता नहीं अब तक विवेक ने क्या किया होगा। उसे लेके उसका डर कई गुना बढ़ गया। वह उसी क्षण तय करती है कि अरुण का इंतजार करना बेकार है, कहीं तब तक देर न हो जाए। वह मेनका को ही सारा सच कह देगी। हाँ, ये भी संभव है कि उस पर कोई विश्वास न करे और विवेक के अनुसार ही लांछन लगाए, लेकिन अब चाहे जो भी हो, उसका रुके रहना असंभव है। काका हैरानगी से उजला को देखते रहे और मन ही मन तय करती तुरंत उठकर बाहर निकल जाती है। मेनका की आंख झटके से खुलती है और शीशे के बाहर का दृश्य देखते उसके होश ही उड़ जाते हैं। विवेक ने कार दीवान मेंशन में जाकर रोकी थी और विवेक और मेनका की कार होने के कारण उसे अंदर आने से किसी ने रोका भी नहीं था। पर उसके बदले रूप को देखते दरबान अपनी जगह स्तब्ध रह गया। विवेक, तुम यहाँ क्यों ले आए? मेनका घबरा कर विवेक को झंझोड़ती है, जबकि वे आराम से उसका कंधा थपथपाते हुए कहता है, डोंट वरी, जब तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। चलो। विवेक अपनी तरफ से उतर कर मेनका को दूसरी तरफ से उतारता है। अब दोनों शादी के कपड़ों में गले में माला डाले ठीक मेंशन के सामने खड़े थे और वहां मौजूद नौकर अपनी अपनी जगह खड़े बर्फ हो गए थे। सुबह से जो उनका मूड थोड़ा अपसेट था, वो क्षितिज के संग समय बिताते अब खिल उठा था। भूमि को भी क्षितिज को अपने दादू संग समय बिताते देख अच्छा लग रहा था। उस वक्त डाइनिंग टेबल ही उनका खेल का स्थान बन गया। दीवान साहब अपनी बंद मुट्ठी को इस तरह घुमाते दिखाते कि कभी उसमें से अंगूर निकलता तो कभी किशमिश, जिसे वे बहलाते हुए क्षितिज के मुंह में रख देते। भूमि फिर चुपके से दीवान साहब की दूसरी हथेली में अंगूर और किशमिश रख देती। कुछ देर तक यूं ही खेल चलता रहा और वे नन्हा क्षितिज बारिश की नन्ही नन्ही बूंदों की तरह खिलखिलाता रहा। तभी दीवान साहब भूमि को पुकारते हुए पूछते हैं, ये मेनका कहाँ है बहू? तब से नजर नहीं आई। उस वक्त सवाल के इंतजार में वे भूमि की तरफ देखते हैं तो भूमि बाहर से भागकर उसकी तरफ आते नौकर की ओर देखती ही पूछ रही थी, क्या बात है जिगना, कहाँ से भागे आ रहे हो इस तरह से? जिगना जो दृश्य बाहर देखकर आया था उसे वह बुरी तरह से हकपकाया हुआ था। वो बाहर। तभी सबकी नजर एक साथ दरवाजे की ओर जाती है, जिससे मेनका विवेक के साथ अंदर प्रवेश कर रही थी। जहां विवेक की नजर सीधे डाइनिंग टेबल पर बैठे दीवान साहब पर ठहर गई, वहीं बाकी की नजरें कभी मेनका और विवेक के गले में पड़े हार को देखती तो कभी उनके आपस में बिंधे हुए हाथों को। तब से शांत परे माहौल में एकदम से खलबली सी मच गई। दीवान साहब की नजरें जो देख रही थी सभी उस तरफ देखने लगे थे। मेनका और विवेक उनकी नजरों के ठीक सामने खड़े थे। मेनका सहमी सी लगातार फर्श की ओर देख रही थी। वे बुरी तरह से पसीने से तरबतर थी। भूमि को तो मानो सांप ही सूंघ गया। उस पल जो हो रहा था वो उसकी समझ से परे था। इन सबके बीच क्षितिज मौन नाक खुजाता अब देख रहा था। दीवान साहब उन्हें अपनी अग्निय नेत्रों से घूरते गुस्से में खड़े होते चीख पड़े, मेनका, ये सब क्या है? विवेक मेनका की बाह पकड़े उसे आगे लाता हुआ कहता है, जो आप देख रहे हैं वो सच है। हमने शादी कर ली है। कौन हो तुम? मैं तुमसे नहीं, अपनी बेटी से पूछ रहा हूँ। मेनका अभी भी सर झुकाई थी। मेनका की खामोशी पर विवेक सीना ताने कहता है, मैं आपको फिर से बताता हूँ, अब हम पति पत्नी हैं और ये हैं हमारे लीगल शादी के पेपर्स। कहते हुए वे कुछ पेपर्स उनकी नजरों के सामने लहराते हुए वहीं मेज पर छोड़ देता है। हम बालिग हैं और अपनी मर्जी से शादी करने की परमिशन हमें कानून देता है। अब तो साथ में बस आपका आशीर्वाद लेने आए थे। कहते हुए मेनका का हाथ छोड़कर उसके कंधे पर अपनी बाह फैलाते हुए तीखी दृष्टि से उनकी तरफ देखता है। विवेक की बात सुनकर दीवान साहब के मुंह से गुस्से में झाग निकलने लगता है। वे मेनका की तरफ बढ़ते हुए फिर से चीखते हैं, तू चुप क्यों है? बोलती क्यों नहीं? ये सब क्या हो रहा है? मेनका की मन की हालत तो बस उसे ही पता थी। उस पल उसका दिमाग जैसे शून्य में चला गया। वहां जो हो रहा था उसका वह अंदाजा भी नहीं लगा पा रही थी। अपने पिता से हमेशा डरने वाली मेनका कुछ कहने का हौसला भी नहीं कर पाई। वह मूर्छित होती लड़खड़ा जाती है।
तो विवेक उसको अपनी बाहों में समेटे सहारा देता हुआ कहता है, आप मेरी पत्नी को इस तरह धमका नहीं सकते। अगर आशीर्वाद नहीं देना तो कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं। कहते हुए विवेक मेनका को कसकर थामे उसे अपने साथ वापस ले जाने लगता है। ये देखते दीवान साहब को बेहद धक्का लगता है। अब वे अपने होश खोते लहराते हुए जमीन पर गिर पड़ते हैं। उन्हें इस तरह गिरते देख भूमि तेजी से उनकी ओर बढ़ती उन्हें संभालने की कोशिश करती है, पर तब तक वे जमीन पर गिर चुके थे। उनकी गर्दन एक कोल को लुढ़क गई थी। ये दृश्य देखते भूमि के हलक से एक चित्कार उभर गई, जिसे सुनते मेंशन के सारे नौकर उनकी तरफ तेजी से भागते हैं। अचानक से माहौल में इस तरह हलचल मच गई कि सभी के सभी दीवान साहब की ओर भागे चले आ रहे थे। भूमि बिलखती हुई उनकी हथेली मसलती हुई बिसुरती जा रही थी, तो वहीं बाकी के उन्हें उठाकर सही से लिटा रहे थे। मेनका के बाहर निकलते अंदर क्या हुआ उसका मेनका को अपनी बेहोशी में पता भी नहीं चला। उसके होश इस कदर डूबे हुए थे कि वह कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाई थी। इसी बात का फायदा उठाता विवेक उसे अपने साथ लिए बाहर ले जा रहा था। वे मेनका के ढलके शरीर को पूरी तरह से अपनी पकड़ में रखे उसे बाहर ले आया। विवेक ने मेनका की कार वहीं छोड़ दी और मेनका के साथ पैदल ही मुख्य गेट की ओर बढ़ रहा था। बाहर आते उसने टैक्सी के लिए सड़क पर देखना शुरू कर दिया। वह इस वक्त जिस तरह से सुनियोजित तरीके से सब कुछ कर रहा था, जैसे सब कुछ उसने पहले से ही तय कर लिया हो। वह इस खबर का असर ज्यादा से ज्यादा बनाना चाहता था। उसने कोर्ट के बाहर भी अपनी और मेनका की तस्वीर साथ में खिंचवाई, जो किसी पत्रकार द्वारा ली गई थी। उसे पता था ये तो वो चिंगारी है जिसे बस उसे हवा देनी है और ये अपने आप ही बड़ी आग में तब्दील हो जाएगी। मेंशन के सारे नौकर चाकर और सिक्योरिटी दीवान साहब के पास पहुंच गए थे, जहां तूफान सा मचा था। पर एक हलचल मुख्य गेट के बाहर भी थी, जहां केकड़ा भाई अपने गुंडे के साथ एक बंद कार के शीशे से वहां का सारा जायजा ले रहा था। लेकिन तब से बिना एक्शन मोड के केकड़ा भाई बैठे देखते उसका गुंडा ऊब गया और उससे पूछने लगा, केकड़ा भाई कोई तो काम को बोलो, तब से आप इसी तरह चुपचाप बैठे हो और कल रात भी वहाँ दारू के अड्डे पे इसकी हम सुनने बैठे रहे। आप बोलो तो एक बार, इस साले को ठोक डालते हैं। अब ये डीजल से नहा कर आया है क्या जो तब से सुलगा जा रहा है? केकड़ा भाई के कई हाथ ही नहीं कई दिमाग भी हैं। इस बार बड़ी तगड़ी वाली डील हाथ लगी है। बाकी के गुंडे चुपचाप उसे सुन रहे थे और वह कहता जा रहा था, उस सेल्वन के बच्चे से मेरा जीना दुभर कर रखा है, लेकिन मैंने उसे लात मारने के से कमजोरी पता करने की सोची है। इस तरह कल रात अड्डे में सेल्विन का पीछा करते उसके दोस्त की बातचीत भी सुन ली और तभी से मुझे समझ आ गया कि ये अपने बॉस के साथ डबल गेम खेल रहा है। उसे भी सारी बात नहीं बताता, तो बस मैंने उस बड़े बॉस से संपर्क किया और सब बता दिया, तो अपन को पैसा भी मिला और इसका पीछा करने का काम भी। इससे अपना दोनों काम हो जाएगा, उस सेल्वन से छुटकारा भी, उस बड़े बॉस की शरण भी। तो उस बड़े बॉस ने क्या बस अपन लोगों को ऐसे ताकने को बोला है? हाँ, तो बॉस की माननी पड़ेगी ना। तभी गुंडा केकड़ा का ध्यान दिलाते हुए जल्दी से कहता है, भाई देखो ये तो वही है। दीवान मेंशन में जब ये सारा हंगामा मचा तब उजला मेनका के कमरे तक गई थी और जब तक वह वापस बाहर को आई तब तक वहां सारा कांड हो चुका था। मेनका को लेकर विवेक बाहर निकल गया था और दीवान साहब को बाकी सब लोग संभाल रहे थे। उस वक्त उजला को बस यही समझ आया कि वह किसी तरह से मेनका को उसके साथ जाने से रोक ले, इससे वे तेजी से बाहर की ओर भागी। विवेक लंबे लंबे डग भरता हुआ मेनका को लिए बाहर किसी टैक्सी के आने का कुछ देर वेट करता है और जैसे ही उजला वहां पहुंची वैसे ही टैक्सी में मेनका को लिए विवेक वहां से जाने लगा। ये देखते उजला मेनका को आवाज लगाती हुई मुख्य गेट से बाहर निकलती है और ठीक यही वक्त था जब केकड़ा के गुंडे की नजर उजला पर पड़ जाती है। केकड़ा भी उसी ओर ध्यान से देखता हुआ कहता है, ये तो वही छोकरी है जो उस दिन शाने के साथ थी। आज तो अपन इसको नहीं छोड़ने वाला। उस छोकरी का आज ऐसा काम तमाम करेंगे कि वो शाना भी याद रखेगा कि किस केकड़ा भाई से पंगा लिया था। तो क्या करना है भाई? चल तो गाड़ी स्टार्ट कर, अपन इसे चलती गाड़ी में खींच लेंगे, तब अपन मिलकर बांट कर खाएंगे इसे। कहते हुए सारे भद्दी हंसी हंसने लगते हैं। एक ही समय में एक साथ कई घटनाएं घट गई। एक तरफ विवेक मेनका को लिए वहां से निकल गया और उजला उसे रोक नहीं पाई,
लेकिन उसे अकेला बाहर देखकर जैसे ही केकड़ा उसे गाड़ी के अंदर खींचने वाला था, वैसे ही जाने कहां से बड़ी उछलता हुआ वहां आ गया। शायद वो उजला को बाहर अकेला निकलते हुए दौड़ता हुआ उसके पीछे आया था। गाड़ी के बाहर निकले मेनका के हाथ पर बड़ी उछलते हुए काट लेता है और उजला के ऊपर कूदते हुए उसे किनारे ढकेल देता है। उजला उसे टकराती हुई सड़क की एक ओर गिर पड़ती है, जबकि इस अनायास हुए हमले से केकड़ा भाई बुरी तरह से तिलमिला उठाता और गाड़ी को दोबारा उस ओर घुमाने को कहता फिर से उजला की ओर जाने की कोशिश करता है। पर बड़ी फिर से उजला और गाड़ी के बीच में आता उसके बोनेट में कूद जाता है। ये देखते सारे गुंडे हड़बड़ा जाते हैं और गाड़ी को गोल पोल से टकरा देते हैं, जिससे बड़ी नीचे गिर पड़ता है। ये साला कुत्ता क्यों हमारे पीछे पड़ा है? भाई बोलो तो उड़ा दे साले को। अब की केकड़ा की आंखों के संकेत पे एक गुंडा शीशे से बाहर निकले हाथ में छुरा पकड़ लेता है और बड़ी के अगले हमले पर झुककर उस पर तेज धार से हमला कर देता है। मूक जीव उस हमले पर भी उन गुंडों के आगे हार नहीं मानता और दोबारा उछलकर बोनेट पर कूदता हुआ शीशे पे कूदते उन्हें रोकता है। इधर एक और सड़क पर गिरने से उजला का एक कंधा घायल हो जाता है। वे किसी तरह से करहारते हुए उठती है, तब तक बड़ी पर हमला हो चुका था और उसके शरीर से लगातार खून बह रहा था। ये देखते हुए बचाव के लिए कसकर चिल्लाती है। उसके चिल्लाने की आवाज पर जहां गुंडे पकड़े जाने के डर जाते हैं, वहीं सिक्योरिटी वाले बाहर की घटना के लिए अलर्ट होते वहां आने लगते हैं, जिससे गुंडे अब वापसी के लिए अपनी गाड़ी घुमा देते हैं। पर जाते जाते वे बड़ी को जानकर अपनी गाड़ी से धक्का दे देते हैं। बड़ी तेजी से सड़क के किनारे पत्थर से टकराते हुए वे जीप गिरता है। चाकू से पहले से ही घायल बड़ी गाड़ी के बोनेट और पत्थर से टकराने की वजह से अब बुरी तरह से घायल हो गया था। उसके शरीर से लगातार खून बह रहा था। उजला खुद की घायल स्थिति में भी बड़ी की ओर दौड़ती हुई आती, उसे अपनी बाहों के बीच समेटती संभालने लगती है। वह उसकी हालत पे बुरी तरह से बिलखती हुई चीख पड़ी। उस वक्त उसकी हालत बेहद बिखरी हुई थी। अरुण जो सुबह ही सूरत के लिए निकलने वाला था, अब दादाजी के मिलते रात वहीं रुकने का तय करता है। वह भावनगर के मेंशन में दादाजी के साथ था। दादाजी सोफे पे बैठे थे तो अरुण वहीं उनके पैरों के पास बैठा उनके घुटने पर सर रखे था। वे हौले हौले उसके सिर पर हाथ फिराते हुए कह रहे थे, तुझे फिर से देखकर जैसे मेरे शरीर में दोबारा जान वापस आ गई। फिर क्यों छोड़कर गए थे आप? वह चेहरा उठाकर उनकी ओर देखता हुआ पूछता है। तेरे लिए ही गया था। मेरे एक गलत फैसले ने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया। आखिर ये कैसे अपनी आंखों के सामने देखता। तेरा दादा का हौसला टूट गया बेटा। आपने जाने से मैं कितना अकेला हो गया था। पता है डैड भी आपको बहुत याद करते हैं दादाजी। आंखें बचाते हुए कहता है, जिस पर वे हल्के से होठों को विस्तार देते हुए कहने लगे, जब झूठ बोल ना सकता तो मत बोला कर। कुछ भी कहिए दादाजी, कोई अपना घर छोड़कर जाता है क्या? कहता तो मैं रहता था, तो छोड़कर आप चले गए। ना मेरे बच्चे, तू घर छोड़ने की बात मत कर। वे घबरा कर उसका चेहरा थामते हुए बोलते हैं, राम भी वनवास काट कर आखिर अपने घर लौट आए थे। आज वही दिन है। पर ये राम तो अपनी सीता से मिल लेंगे, पर काश तुम भी अपनी सीता को खोज पाते। कहते हुए दादाजी अपने हाथ में ले गई राम की मूर्ति को देखते हुए कहते हैं। उनकी निगाह पृथ्वी की ओर थी, जिससे वे अरुण के चेहरे पर बदल आए हाव भाव नहीं देख पाए, जहां अब एक प्यारी मुस्कान खिल रही थी। पता नहीं कहाँ होगी किरण, किस हाल में होगी बेचारी। दादाजी मुझे आपको कुछ बताना है। अरुण की बात पर वे उसकी ओर देखने लगते हैं, पर इससे पहले कि अरुण कुछ पता पाता, ब्रिज हवा की रफ्तार से वहां भागते हुए आते एक ही सांस में कह रहे थे, अरुण हमें अभी तुरंत ही सूरत के लिए निकलना होगा। वे इस हड़बड़ाहट में अपनी बात कह रहे थे कि अरुण और दादाजी 2 पल तक हैरानगी से उन्हें देखते रह जाते हैं। डर और घबराहट से मेनका बेहोश थी। विवेक उसकी बेहोशी की हालत में उसे अपने घर में लाता, उसे बिस्तर पर ठीक से लेटा देता है। उस वक्त मेनका को अपना होश ही नहीं था। उसका चेहरा उदासी में डूबा हुआ लग रहा था। विवेक 2 पल तक उसे यूं निहारता रहा, फिर उसके कपड़े ठीक करके उसके गले का हार उसके अलग करके खड़ा ही होता है कि तभी उसकी पॉकेट में रखा मोबाइल बज उठता है। उस पास सेल्विन था। वो जल्दी से उससे कुछ कह रहा था। तब से कॉल कर रहा हूँ, कॉल क्यों नहीं उठाते हो? बोलो, विवेक रुखाई से कहता है। अभी के लिए बस इतना सुनो कि मेनका को लेकर कहीं और चले जाओ। क्यों? इससे पहले कि सेल्विन आगे कुछ कहता, कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है और उसी के साथ दरवाजे पे तेज दस्तक सुनाई देती है।
विवेक दरवाजा खोलकर बाहर देखता है। वहां रंजीत के गुंडे उसके सामने खड़े हुए उसे अपने साथ चलने का इशारा कर रहे थे। विवेक क्षण भर तक उन्हें आक्रोश से देखता रहा तो वह गुंडा बोलता है, साहब ने मिलने को बुलाया है, चलो बैठो गाड़ी में। फिर कुछ सोचकर मुख्य दरवाजे को बाहर से लॉक करके उनके साथ बढ़ जाता है। गाड़ी के पास आते पीछे से दरवाजे के खुलते विवेक उसमें बैठ गया था। रंजीत अपने ऑफिस के केबिन में बैठा आंखें बंद किए सुकून से गहरा श्वास भीतर खींचते हुए धीरे से कहता है, आज हवाओं में कुछ ज्यादा ही सुकून है ना? लेकिन अगले पल तक अपनी बात पर कोई प्रतिक्रिया ना पाकर वह आंख खोलकर अपने सामने देखता है, जहां सेल्वन कोने में खड़ा मोबाइल में किसी से धीरे से फुसफुसाकर बात कर रहा था। सेल्वन, रंजीत अपनी कड़क आवाज में पुकारता है, जिससे वह तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट करके उसकी ओर हड़बड़ाते हुए देखने लगता है। रंजीत उसे घूरते हुए कहने लगा, तुम्हें मैंने कुछ काम कहा था। जी रंजीत साहब, स्टेला का पता लगा लिया है, जल्दी उसी खबर देता हूँ। मुझे अपने काम का आश्वासन नहीं चाहिए, मुझे किसी भी हाल में उस स्टेला का पता चाहिए, चाहे वह पाताल में ही क्यों ना छुपी हो। जी हो जाएगा। इस बात पर जहाँ सेल्वन को सोचता हुआ अन्यत्र देख रहा था, वहीं रंजीत की घूरती हुई आंखें सेल्वन की ओर देख रही थी। तभी केबिन का दरवाजा खुलता है और विवेक के साथ 2-3 आदमी ठीक रंजीत के सामने खड़े होते हैं। फिर रंजीत के इशारे पे वे सभी विवेक को वहीं छोड़कर उस केबिन से बाहर हो जाते हैं, जबकि सेल्वन हैरानगी से विवेक की ओर देख रहा था, जिसकी तीक्ष्ण नजरें रंजीत पर टिकी थी, जो ताली बजाते हुए कह रहा था, भाई आज बधाई के पात्र हो, तुमने जो कहा उसे करके भी दिखा दिया। बोला था आखिरी हिसाब करने आऊंगा, फिर भी अपने आदमी भेज दिए। विवेक की तलखी पर रंजीत हल्के से हंसते हुए कहता है, अब तो आदत डाल लेनी चाहिए तुम्हें कार की। वैसे मैं ये जानने को बहुत एक्साइटेड हूँ कि जब तुम सेठ घनश्याम दीवान के सामने गए तो क्या हालत हुई होगी उसकी। जरूर देखने लायक चेहरा हो गया होगा। रंजीत की बात बीच में काटता विवेक कहता है, मेरा तुम्हारा जो सौदा हुआ था उसके अनुसार वो सारे डॉक्यूमेंट मैं तुम्हारे वकील को पहले ही दे चुका हूँ। तो मिस्टर रंजीत, आज से तुम्हारे मेरे रास्ते अलग हैं, इससे मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। कहता वो विवेक जो ही वापस मुड़कर जाने लगा, रंजीत की कड़कती आवाज उस केबिन में गूंज उठी, विवेक, इतना सब करने के बाद तुम यूं ही नहीं जा सकते। अभी तो खेल शुरू हुआ है, तो इतनी आसानी से मुझे मेरी बाजी हारने नहीं दे सकते तुम। इस समय जो जुनून मेरे सर पर सवार है उसके आगे तुम हट जाओ, यही बेहतर होगा। कहते विवेक तेजी से केबिन का डोर खोल देता है और उसके पार वही गुंडे रास्ता रोके खड़े दिखते हैं, जिन्हें घूरते विवेक कहता है, इनसे बोलो हट जाए मेरे सामने से। इन बाजुओं में बहुत दम है, तुम्हारे पाले हुए कुत्तों को एक झटके में मैं धराशायी कर सकता हूँ। इस पर रंजीत एकदम से हंसते हुए कहने लगता है, तुम्हारे इसी जोश की तो कदर करता हूँ, लेकिन विवेक मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकोगे। कहता वो रंजीत अब उसके सामने मेज के कोने पे बैठा था। विवेक नफरत से रंजीत की तरफ देखता है। इसकी भी एक ठोस वजह है। विवेक, तुमने सोचा होगा कि मैं अपने प्यादों को काम देने के बाद उनकी ओर से आंखें मूंद लेता हूँ, पर नहीं, मैं उनके एक एक पल की खबर रखता हूँ। कहता वो रंजीत अब की सरसरी नजर से विवेक के साथ साथ सेल्वन को भी देखता है। विवेक गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, मैं जा रहा हूँ। अकेले ही जा रहे हो? अपनी बहन को साथ नहीं ले जाओगे? ये सुनते विवेक तेजी से रंजीत की ओर मुड़ता है। रंजीत विवेक के सामने खड़ा होता हुआ अपनी पॉकेट में दोनों हाथ डाले उसे अपनी अग्नि नेत्रों से देखता हुआ कह रहा था, देखो विवेक, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि हम दोनों का दुश्मन एक ही है। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम परेशान मत हो, तुम्हारी बहन अभी भी वही है जहाँ तुमने उसे रखा है। ये बात मैंने तुम्हें केवल इसलिए कही कि तुम्हें इस बात का पूरा पूरा एहसास हो जाए कि तुम चाहो या न चाहो, तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं चाहता हूँ। ये सुनते विवेक उसके सामने पस्त खड़ा था, जबकि रंजीत के चेहरे पर नागवारी के आसार साफ साफ नजर आ रहे थे। तूफान आकर गुजर गया और अपने पीछे बर्बादी का मंजर छोड़ गया। ठीक यही हालत दीवान मेंशन में थी। दीवान साहब को दिल का दौरा पड़ा था, जिसे तुरंत उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इसी के साथ आकाश और अरुण को भी आने की खबर दे दी गई। दोनों ही रास्ते को मिनटों में तय करते अपने अपने जेट से तुरंत ही सूरत के लिए निकल गए। दीवान साहब हॉस्पिटल में थे और आकाश वेटिंग रूम में बेचैनी की हालत में पीठ पर हाथ बांधे टहल रहा था। वहीं भूमि आती हुई उसे टोकती है, इस तरह चहलकदमी करने से क्या समाधान मिल जाएगा?
भूमि की आवाज़ सुनते आकाश का ध्यान उसकी तरफ जाता है और वह टहलना बंद करता हुआ चीखता है, तुमने देखा, ये इडियट मीडिया वाले जैसे ऐसे ही मौके की तलाश में रहते हैं। इन कमीनों ने बदनामी में करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो तुमने तस्वीर भी देखी होगी और पहचान भी गए होगे, क्यों? आकाश को चुप देख भूमि आगे बढ़ती है। क्यों याद नहीं आ रहा? तो मैं तुम्हें याद दिलाऊं। भूमि, तुम ये तारा का भाई है ना, जिसे आकाश बात बीच में ही काटता हुआ चीख उठा। भूमि, हम पर मुसीबत आई है और तुम हो कि, तो ये मुसीबत किसकी वजह से आई है? उसने ऐसा क्यों किया? तो तुम चाहती क्या हो? तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? मैंने तो उसकी मुंह मांगी कीमत भी देने की पेशकश की थी। तुम अच्छे से जानते हो कि वो पैसों के लिए नहीं कर रहा। मुझे तो रह रहकर मेनका के लिए डर लग रहा है। वो बेचारी मासूम बेवजह इन सब में फंस कर रह गई है। जाने कैसी होगी वो। भूमि हताश होती सर पकड़े बैठी हुई कहती रही, मुझे अगर जरा भी मालूम पड़ता कि वे इस विवेक की बात कर रही है तो मैं हरगिज उसे ऐसा न करने देती। लेकिन क्या? आकाश ऐसे चौंकता है जैसे उसने अंगारा छू लिया हो। तो तुम जानती थी कि मेनका शादी करने जा रही है और फिर भी तुमने इसे ऐसा होने दिया? हाँ, जानती थी, और रोका इसलिए नहीं कि वो रुकने वाली भी नहीं थी। और मेनका ने मुझे जिस विवेक के बारे में बताया था वो उसके साथ पंचगनी में पढ़ता था। उसमें तब से दोस्ती थी। फिर अरुण ने उसे अपने यहाँ नौकरी पर रखा, तभी वो उससे दोबारा मिली। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेनका किसी धोखे का शिकार हुई है। साहब, अचानक आवाज पर दोनों का ध्यान दरवाजे की तरफ जाता है, जहां आकाश का पाला गुंडा खड़ा हुआ कह रहा था, साहब तब से आपको फोन मिला रहा हूँ, स्विच ऑफ बता रहा है। अपन आपको खोजता हुआ यहाँ आ गया। तुम? कसे हुए जबड़े से आकाश उसे देखता है। फिर भूमि को, वो जो उसी को घूरती हुई कह रही थी, मैं अरुण का पता करती हूँ कि वो कहाँ तक पहुँचा है। भूमि के वहाँ से निकलते आकाश गुस्से में दांत पीसते हुए उस पर बिगड़ता है। कितनी बार कहा है कि मुझसे मिलने मत आया करो। मैंने दीपांकर को मैसेज कर दिया था कि तुम्हें क्या करना है। सेठ का कोई मैसेज नहीं मिला अपन को, तभी तो अपन यहाँ पर आया। उफ, वो ये दीपांकर कहाँ चला गया? साहब, अपने को हुक्म करो, किसका गेम बजाने का है? उसकी बात पर आकाश 2 पल तक उसे घूरता रहा। फिर बेहद आक्रोश से कहता है, वो विवेक चाहे जहाँ छिपा हो उसे ढूंढो और उसका काम वहीं तमाम कर दो, लेकिन उससे पहले मेरी बहन सुरक्षित मेरे पास वापस आ जानी चाहिए, समझे तुम? वह सलाम ठोकता हामी भरता तुरंत वहां से निकल जाता है। सोचा हुआ कभी कहाँ होता है, और जो ना सोचो वो हादसे की शक्ल में सामने आकर खड़ा हो जाता है। उजला ने जब किरण को सबके सामने लाने का सोचा तब अचानक से सारी परिस्थिति ही बदल गई। एक साथ कहाँ वहाँ कई हादसे हो गए और बात उनकी बात सबके आगे एकदम मौनी हो गई। अरुण भी कुछ देर बाद तो सूरत आ पहुंचा। सबसे पहले अपने पिता की खबर लेने वे हॉस्पिटल पहुंचा, जहां वे अभी भी आईसीयू में थे। उसके बाद तुरंत ही उसे बडी की खबर मिली, जिसके अगले ही पल वो मेंशन जा पहुंचा। कहाँ है बडी? वह जिगना के ठीक सामने खड़ा था और वह सर झुकाए उसे उंगली से मुख्य कमरे के आगे के बरामदे की ओर संकेत करता है। लॉन से पोर्च और वहां से उस कमरे के बरामदे तक पहुंचने में चंद मिनट लगे, और उन चंद मिनटों में जैसे धड़कनें मीलों का सफर तय कर आई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वह अपनी एक एक सांस को अपने सीने पे उबलता हुआ साफ साफ महसूस कर पा रहा था, और अचानक जैसे सब कुछ थम कर रह गया। उसकी आंखों के आगे सारा कुछ धुंधला हो गया। वह पलकें झपका झपका कर बार बार खुद को उस दृश्य पर यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था, पर सामने दिख रहा दृश्य न बदला, न उस पर से उसका यकीन हट पाया। उस ऊंचे स्थान पर कुछ था जिसे सफेद चादर से ढक दिया गया था, लेकिन उस चादर के ऊपर लगे ताजे खून के धब्बे साफ साफ देखे जा सकते थे। उसके बगल में वहीं फर्श पर सर पर हाथ रखे मोनू बैठा था। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो जाने कब से रोता रोता वो सब हिलकी ही ले रहा था। कुछ दूर कोने में उजला भी चुपचाप खड़ी थी। वह अपना चेहरा आंचल से ढके शायद सुबक रही थी। अरुण 2 पल तक हैरानगी से वो सारा दृश्य देखता हुआ खुद को यकीन दिलाने लगा कि वो चादर के नीचे जो है वो बड़ी तो कतई नहीं है, और वो ऊंचा सा ताबूत तो कतई नहीं हो सकता। वह एक एक धड़कन के साथ कदम रखता उस स्थान पर पहुंचता उस चादर को धीरे से हटा देता है। इसके अगले ही पल लगा जैसे बस सांस ही थम जाएगी। वह गश्त खाकर वहीं गिर जाएगा। वह खून से सना लेटा बड़ी शायद शांत सोया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अक्सर वह उसके पास आता और घुसकर सो जाया करता था। तभी जिगना आकर अरुण से कहता है,
छोटे मालिक, वो गुंडे थे। वो बाहर मुख्य गेट पर दीदी पर हमला करने वाले थे, पर अपने बड़े ने दीदी को बचा लिया। लेकिन ज़्यादा खून बहने से उसके शब्द भी कहते कहते भीग गए और वो सर झुकाए वहीं खड़ा रहा। उस पर अरुण पर क्या बीती या किस तरह उसने खुद को संभाला, ये बस उसका दिल ही जानता था। वे सख्त शब्दों के साथ कहता है, मुझे बाहर के गेट की सीसीटीवी फुटेज चाहिए, एक एक चेहरा मुझे साफ साफ दिखना चाहिए। कहता हुआ अपनी जेब से काला चश्मा निकाल कर पहनता हुआ वहां से निकल जाता है। वह नहीं जानता था कि उस काले चश्मे से वह अपनी आंखों के आंसू तो छिपा ले गया, पर वो जो दर्द उसके मन से गुजर रहा था वह उजला के मन से छिपा न रह सका। वह बेकसी से चुपचाप उसे जाता हुआ देखती रही। आखिर क्या होने वाला है मेंशन में, अरुण की और नजला की जिंदगी में? बड़ी के जाने के दुख से क्या अरुण उबर पाएगा? क्या वो विवेक के मकसद को समझ सकेगा? मेनका क्या किसी छलावे में फंस गई है? इन सारे प्रश्नों के जवाब मिलेंगे आपको इस बेइंतहा के इस पार्ट में। इसलिए जुड़े रहिए कहानी से और सुनते रहें बेइंतहा सफ़र इश्क का। और कहानी पसंद आने पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से साझा करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।